जी सर, शुरू करें। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे इज़ आवर लास्ट सेशन फेसबुक मार्केटिंग का। ठीक है, तो आज के सेशन में कुछ हमारी डिस्कशन है, कुछ आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ आपके सवाल जवाब हैं, कुछ कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें ज़्यादा हैं। ठीक है, बेसिक आपको जो नॉलेज, जो इंफॉर्मेशन फेसबुक एड से रेलिवेंट थी, ठीक है, वो आपको दे दी। ठीक है, अब उसको आपने प्रैक्टिस करना है, आपने एड शेड लगाने हैं, तो वो आपको बहुत हद तक उन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है फेसबुक एड का या फेसबुक मार्केटिंग का, ठीक है, उसके ऊपर जो आपकी क्वेरीज हैं या आपके माइंड में कुछ सवाल जो आप हैं, आप वो पूछें ताकि हम उन चीज़ों को क्लियर करें। ठीक है, और ये जो आपके कॉन्सेप्ट है ना, ये असल इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी ये कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट ही है। फेसबुक ऐड लगाना इज एज सिंपल कि जिस तरह आपने देखा है, मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीन शेयर करके दिखाया कि आपने कैंपेन बनानी है, ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है, टारगेटिंग देनी है और उसको ऐड को लगा देना है। अब उस ऐड को परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, वो आपकी जो डेली सेल रिपोर्ट है, आप उससे उसको एनालाइज कर रहे हो। ठीक है, आप अपना एक मीडिया प्लान बनाते हो, अपना आप एक टारगेट प्लान बनाते हो, अपना एक आप मार्केटिंग कैलेंडर बनाते हो, जिसकी बेस के ऊपर आप डिसाइड कर रहे हो कि मेरी कंपेन्स ठीक चल रही हैं, मेरी कंपेन्स ठीक नहीं चल रही, मेरा टारगेट क्या है, मेरे टारगेट के अगेंस्ट मैं क्या एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, कितना बजट लगा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है आपके एड का, वो आपका क्रिएटिव है, क्योंकि लोगों को फेसबुक के ऊपर आपका वो एड दिख रहा है, उसके साथ एंगेजमेंट हो रही है या उसके साथ एंगेजमेंट नहीं हो रही। आपका रिस्पॉन्स क्रिएट आपके क्रिएटिव से होता है, आपका रिस्पॉन्स क्रिएट ना होने का रीज़न आपका क्रिएटिव होता है। तो ये आप इस चीज़ को अंडरलाइन कर लो, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर होल क्राइटेरिया। काइंडली किसी के पास सेकंड वाली रिकॉर्डिंग या ग्रुप में भेजी हुई है, मैं आपको दोबारा से ना रिकॉर्डिंग आज सारी दोबारा से भिजवा दूंगा अगेन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो एनी क्वेश्चन, कुछ सवाल जवाब से शुरू करते हैं। अच्छा, एक एक और पॉइंट था जो कि डिस्कस करना था, वो है आपका मार्केटिंग जो परसेंटेज है, उसको आप कंट्रोल कैसे करते हो। मैं आप सबको म्यूट कर रहा हूँ, बट आप अपने माइक अनम्यूट कर सकते हो, तो जिसने बोलना हो अपना माइक अनम्यूट कर ले और उसके बाद आप उसको वापस मार्केट कर ले, म्यूट कर ले। टारगेटिंग मैटर करती है या ब्रॉड। अच्छा, अब आप जिस टाइम अपनी एक कैंपेन बना रहे हो, ठीक है, आप एक न्यू कैंपेन से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पास दो ऑप्शंस आती हैं, या आप प्लान करते हो कि मैं ब्रॉड ऑडियंस के ऊपर ऐड चलाता हूँ और मैं अपना ऐड चलाता हूँ नैरो डाउन ऑडियंस करके, टारगेट ऑडियंस। स्टार्ट ब्रॉड ऑडियंस, क्योंकि हमें जिसमें अपनी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट की, हमारा मकसद क्या है, ज़्यादा लोग उसको देखें, उसके रीच ज़्यादा लोगों तक, बट ऑब्जेक्टिव हमारा सेल ही हो। ब्रॉड ऑडियंस नहीं पता इस ऑडियंस से लेने वाले कौन है। सर आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। सर किसी का माइक ऑन हुआ है, उसकी वजह से आपकी आवाज कट रही है। ओके, ठीक है, अभी ठीक आ रही है आवाज़। मैं वीडियो भी बंद कर देता जी हूँ तो सर ठीक वीडियो है। क्लियर हो। ओके, सो क्या बात कर रहे थे हम। हाँ, अ, आप एक कैंपेन को लगा रहे हो, ठीक है, अब आपका जो स्टार्टिंग बिल्कुल फर्स्ट इनिशियल कैंपेन लगाने का मकसद क्या है। सबसे पहले आपने सेल को ही सिर्फ टारगेट रखना है, ऑब्जेक्टिव सिर्फ आपका सेल्स होना चाहिए, इसके अलावा किसी और ऑब्जेक्टिव के ऊपर आप स्टार्ट में एडवर्टाइजमेंट नहीं करो। ना ट्रैफिक लगाओ, ना आप एंगेजमेंट लगाओ, ना व्यूज़ लगाओ, ना रीच लगाओ, जस्ट आप एक वीडियो या एक तस्वीर को उठा के सिर्फ सेल के ऐड चलाओ। ठीक है, और एटलीस्ट आपने सेल की ऐड कब तक चलानी है, जब तक आपके वेबसाइट के ऊपर 500 ऑर्डर, कम से कम 500 ऑर्डर नहीं पूरा हो जाता। एक कैंपेन को आपने एक हफ्ता, स्टार्ट में एक हफ्ता देना है। अब आपने लेट्स सपोज आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस 2,000 रुपये है, ठीक
ठीक है, अभी ज़रा गौर से एक बात सुनना, उसके बाद फिर आप इसको अपने माइंड में प्रोसेस करना, और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर सवाल जवाब या क्वेश्चन आंसर या वो चीज़ें करते हैं। मैं अब आपको एक तरीकाकार बता रहा हूँ जो कि मैं नॉर्मली खुद भी अप्लाई करता हूँ या मेरे स्टूडेंट को भी बताता हूँ अप्लाई करते हैं, उनके पास इस ट्रिक से या इस काम करने से उनके पास रिजल्ट आते हैं। इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि इससे आपके पास भी रिजल्ट आएंगे या आपके पास रिजल्ट नहीं आएंगे, बट एक तरीका है जिसको मैंने ट्राई किया और वो रिजल्ट आ रहे हैं, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपका बिजनेस स्टार्ट का, आपकी वेबसाइट लॉन्च का, आपकी एडवर्टाइजमेंट का फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ में आप ये रखो मैं जितना पैसा भी लगा रहा हूँ वो पैसा वेस्ट होगा। एक ऑर्डर भी आने की उम्मीद नहीं है, या एक ऑर्डर आने का भी प्लान नहीं है मेरा। अगर कोई ऑर्डर आ जाता है तो वो मेरे लिए गनीमत है, नहीं आता तो डजेंट मैटर, क्योंकि मैंने एक ऑर्डर को भी सोचा नहीं हुआ, टारगेट नहीं किया हुआ। स्टार्टिंग मंथ में आपने 30 से 40 हज़ार रुपया इन्वेस्ट करना है अपने फेसबुक के ऊपर। अब ये इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या है कि आप इसको लगा रहे हो अपने ऑडियंस को जमा करने के लिए, अपनी वेबसाइट के ऊपर उन ऑडियंस को लेके आने के लिए जो कि इंटरेस्ट हो सकते हैं खरीदारी करने में आपकी वेबसाइट से। ठीक है, अब वो ऑडियंस का एड मैं लगा रहा हूँ ब्रॉड के ऊपर। अगर आपके पास एक कैंपेन का बजट 1,000 रुपये से ऊपर है, मतलब मैं 2,000 रुपये दिन में स्पेंडिंग कर रहा हूँ, तो मैं एक एक हज़ार की दो कैंपेन्स बना सकता हूँ। अगर आपका बजट 1,200 1,500 ही है तो आप एक ही कैंपेन बनाओ इस बजट के अंदर। अगर आपको एग्जैक्टली आइडिया है कि आपकी ऑडियंस मेल है तो आप मेल के ऊपर ही ऐड चलाओ। अगर आपको पता है कि ये इसके खरीदार सिर्फ फीमेल हो सकते हैं तो सिर्फ फीमेल पे ही ऐड चलाओ। लेट्स सपोज आप मेकअप बेच रहे हो, आप अंडरगारमेंट्स बेच रहे हो, आप वुमेन क्लोथिंग बेच रहे हो, तो यार इसकी ऑडियंस फीमेल ही हो सकती है। अगर आप मोबाइल एसेसरीज बेच रहे हो, अगर आप कार एसेसरीज बेच रहे हो, अगर आप ऑटोमोबाइल एसेसरीज बेच रहे हो, तो उसका खरीदार मेल ही हो सकता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट का बायर कौन है उसके हिसाब से आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करो। हाँ, लेटर ऑन जाके मैं थोड़ी सी टेस्टिंग कर सकता हूँ जब मेरे पास थोड़ा सा बजट आ जाएगा, कि लेट्स सपोज कि मैं 1,000 रुपया पर डे की स्पेंडिंग कर सकता हूँ फॉर टेस्टिंग, कि मैं क्रॉस जेंडर को अपनी प्रोडक्ट दिखाऊं। क्रॉस जेंडर का मतलब ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट मेल ओरिएंटेड है बट आप फीमेल को भी ऐड दिखाते हो। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट फीमेल ओरिएंटेड ही है बट आप मेल को भी ऐड दिखाते हो, कि लाइक हम लोग फैशन ब्रांड की अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और वुमेन क्लोथिंग है तो हम मेल को भी कुछ पोर्शन, 5 to 10% बजट का पोर्शन मेल को भी दिखाते हैं, कि बहुत सारे मेल अपनी फीमेल पार्टनर के लिए, बहन के लिए, अम्मी के लिए गिफ्टिंग करते हैं, उनके लिए वो खरीदारी करते हैं। ठीक है, या किसी के हस्बैंड को कोई चीज़ पसंद आई तो अपनी वो फीमेल पार्टनर या सिस्टर उनके साथ शेयर करता है कि जी ये मुझे बड़ा अच्छा ड्रेस लगा, और मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ भी होती हैं, बट ये सारी की सारी चांसेस के ऊपर होती हैं। आपको कट श्योर नहीं है कि ये लोग खरीदेंगे, बट एक वुमेन ओरिएंटेड प्रोडक्ट है तो आपको ये चीज़ की श्योरिटी होती है कि यार इसको खरीदार तो इसकी फीमेल ही है ना, तो मैं फीमेल को ही ऐड दिखा रहा हूँ। आपकी एक कैंपेन का जो स्टार्टिंग बजट है वो 1,200 से 1,800 के बीच में एटलीस्ट, कम से कम इतना होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका प्रोडक्ट महंगा भी है और अगर आपके पास एडवर्टाइजमेंट का ज़्यादा बजट नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास 1,200 से 1,800 का बजट होना चाहिए। अगर आप मल्टीपल कैंपेन्स लगा रहे हो तो एक कैंपेन के ऊपर आपने 2,800 से 3,200 रुपया मैक्सिमम स्पेंडिंग रखनी है, इससे ऊपर स्पेंडिंग नहीं लेके जानी। ये आपको मैं स्टार्ट की बात बता रहा हूँ। हाँ, लेटर ऑन आप एक एक कैंपेन में भी 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए स्पेंड कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में एटलीस्ट आप इस फार्मूले को 6-8 महीने के लिए अप्लाई करोगे कि आपकी एक कैंपेन का बजट मैक्सिमम 3,200 रुपया होगा। इससे ऊपर आप बजट लेके जाते रहोगे ना तो वो उसकी स्पेंडिंग ज्यादा होती जाएगी। जितना ज्यादा बजट आप लगा रहे हो एक कैंपेन के ऊपर, फेसबुक एल्गोरिदम्स किस तरीके कार से काम करते हैं कि इस कैंपेन का बजट, क्योंकि पाकिस्तान में जो एवरेज कैंपेन के ऊपर स्पेंडिंग है ना वो आपकी 1,800 से 2,000 है। अब आप उसको 3,000 बजट रखते हो तो वो नॉर्मल से ज्यादा है। ठीक है, तो फेसबुक उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करता है, उसकी एक्स्ट्रा रीच लोगों को दिखाता है जिससे अल्टीमेटली आपको फायदा हो सकता है। बट वो जो एक्स्ट्रा वर्किंग कर रहा है ना तो उसके लिए वो रीच की कॉस्ट ज्यादा होती है, सीपीएम ज्यादा हो जाता है। आपको कॉस्ट पर ऑर्डर ज्यादा दिखना शुरू होगा, नजर आना शुरू होगा, फील होगा। तो आपने कुछ चीजों को अप्लाई करो,
और वक्त के साथ साथ इनको अपडेट करते जाओ। ठीक है, अब मैंने आपको कल भी दिखाया था स्क्रीन शेयर करके कि मैं एक कंपेन के ऊपर 5,000 6,000 का बजट भी लगा रहा हूँ। कल वो मेरा एड अकाउंट बंद था, मैंने रात को उसको खोला था, आज उसके ऊपर मैंने स्पेंडिंग किया, तो मैंने एक कंपेन के ऊपर 8,000 रुपया भी स्पेंड किया था। ठीक है, आज उसको भी थोड़ी देर पहले बंद कर दिया, क्योंकि कल से लास्ट दिन होगा डिलीवरी का लाहौर टू लाहौर, तो उसके बाद वो ऑर्डर्स नहीं चलेंगे। ठीक है, सो चीज़ों को प्लान करो, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट करने के बाद आपकी असल वर्किंग शुरू होगी। ठीक है, आप समझते हो ये सब पे अप्लाई नहीं होता, बट ज़्यादातर लोगों पे ये अप्लाई होता है, यार ये प्लानिंग वाली चीज़ ना मेरे लिए बर्डन है, मैं पहले एक्सेल के ऊपर जाके प्लान बनाऊं, मीडिया प्लान बनाऊं, ये चीज़ें करूं, वो चीज़ें करूं। नहीं कर सकते, कुछ भी मत करो। जितना अपने आप को आसान रखोगे, जितना इन चीज़ों को आसानी के साथ आप एग्जीक्यूट करोगे, उतनी आपकी लर्निंग ज़्यादा होगी। बट कैंपेन लगाने के बाद उसको एनालाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, एक कैंपेन मैंने चला दी, मेरे पास 1,000 रुपया स्पेंड हो रहा है, 5 ऑर्डर आ रहे हैं। अब इसको बढ़ाऊं कैसे? इस 5 ऑर्डर को 10 ऑर्डर, 20 ऑर्डर, 30 ऑर्डर कैसे करूं, ये है असल प्रॉब्लम। यहाँ पे आके फंस जाते हो। इसके लिए ये प्लानिंग वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सेल पे नहीं बना सकते, पेपर के ऊपर प्लान बना लो। पेपर पे नहीं बना सकते, दिमाग में प्लान बनाओ, ये मैंने करना है। ठीक है, अब अगर आप मुझसे पूछते हो यार स्टार्टिंग में कैसे करूं, सबसे पहले मुझे शॉपिफाई की एक वेबसाइट को रेडी करना है। ठीक है, और एक जर्नल स्टोर बनाता हूँ। जनरल स्टोर पे क्या होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट प्राइस रेंज, डिफरेंट कैटेगरीज, डिफरेंट नीश की मैंने प्रोडक्ट्स को ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद इनमें से किसी एक प्रोडक्ट को सबसे पहले मुझे सेलेक्ट करना है। वो कोई भी एक प्रोडक्ट हो सकती है। पाकिस्तान में हर चीज़ बिकती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ना बिकती हो, हर एक चीज़ बिकती है। सो मैं किस प्रोडक्ट को बेच रहा हूं, मुझे एक प्रोडक्ट को डिसाइड करना है। उस डिसाइड करने का क्राइटेरिया क्या हो सकता है? ठीक है, या क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? सर पिक्चर शो नहीं हो रही, पिक्चर हम कुछ डिस्कशन बस कर रहे हैं। मैंने भी कैमरा ऑन किया था, बट मेरे ख्याल से सिग्नल की वजह से ना अ, थोड़ा मसला है। मैं अभी आज ही इस्लामाबाद पहुंचा हूँ, यहाँ पे मोबाइल इंटरनेट ही चल रहा है, वो मैसेजेस आ रहे हैं, ये कॉल्स आती हैं तो वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो फोकस से सुन लो, सिर्फ ऑडियो कन्वर्सेशन चल रही है, ये रेडियो पाकिस्तान है। सो क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आपके उस प्रोडक्ट की सिलेक्शन को, कि किसके ऊपर मैं ऐड चलाऊं? नॉर्मली मैं प्रैक्टिस, मेरी अपनी प्रैक्टिस क्या होती है कि मुझे जो ज़्यादा फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रही है, मेरे लिए वही हॉट आइटम है, उसके ऊपर मार्केटिंग हो रही है, उसके ऊपर पैसा लग रहा है, उसके ऊपर स्पेंडिंग हो रही है। मुझे एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल ऐड या डिफरेंट जगहों से ऐड नज़र आना शुरू हो जाते हैं, तो वो मेरे लिए हॉट आइटम है, वो हॉट केक है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से उसको सिलेक्शन करता हूँ। फिर मैं मीडिया लाइब्रेरी या दूसरे उस प्रोडक्ट को और मज़ीद सर्च करता हूँ, या डिफरेंट वेबसाइट्स को, डिफरेंट फेसबुक पेजेस को सर्च करता हूँ कि वो क्या क्या चीज़ें बेच रही हैं। ये हमने पिछले ई कॉमर्स वाले सेशन में, प्रोडक्ट हंटिंग में, ये थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था चीज़ों का, वो देख लेना, वो आपको वहाँ से क्लियर चीज़ें नजर आ गई। तो खैर मैंने किसी एक प्रोडक्ट को डिसाइड कर लिया कि मुझे इसको बेचना है। उसके बाद उस प्रोडक्ट की सोर्सिंग के लिए मैं घर से निकलता हूँ, मैं दराज के ऊपर जाता हूँ, मैं वहां से प्रोडक्ट सर्च करता हूँ, मुझे वहां से सस्ते रेट पे मिल रहे हैं। अगर मैं रीच कर सकता हूँ किसी होलसेल मार्केट को तो वो और अच्छी बात है, मैं वहां से जाके प्रोडक्ट हंटिंग करूँ, वहां से उस प्रोडक्ट को ढूंढूं। नहीं मिलते ही मैं दराज से ही मुस्तफीद होता हूँ, मैं वहीं से 5-5 ऑर्डर करके अपने पास 5-10-20 जितनी आपकी इस्तेताद है उतनी इन्वेंट्री मंगवा देते हो। अगर इन्वेंट्री नहीं मंगवाना चाहते, इस चीज़ से डरते हो कि यार मैं ये इन्वेंट्री मंगवा के फंस जाऊंगा, ये नहीं बिकेगी, या कॉन्फिडेंस नहीं है, इन्वेंट्री मत मंगवाओ। दराज से सिर्फ उसकी प्राइसिंग वगैरह 3-4 प्रोडक्ट्स को देख लो, एक ही कैटेगरी के आपको 3-4 प्रोडक्ट्स नजर आ जाएंगी, 3-4 डिफरेंट वेंडर्स बेच रहे हैं उसको, उनको आप लिंक अपने पास कॉपी कर लो या सेव कर लो। उसके बाद आप उसके कंटेंट को ढूंढो। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरियाज है। पहला क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहली चीज, ठीक है, कि मुझे 300 से 500 रुपए की चीज होलसेल रेट पे 300 से 500 की चाहिए। मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए जिसकी होलसेल प्राइस 300 से 500 तक है।
500 से 550 तक जा सकती है, या मैक्सिमम 600 तक जा सकती है। 600 से ऊपर की चीज नहीं चाहिए मुझे, नंबर वन। नंबर टू, वो जो 300 की चीज मिल रही है मुझे होलसेल पे, उसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 900 होनी चाहिए। ठीक है। अब मुझे ब्लूटूथ वाले हेडसेट 1000-1200 के मिलते हैं मार्केट से, नॉर्मल इतने के मिलते हैं ना, 1000-1200 के नॉर्मल वाले, बहुत अच्छे फैंसी वाले नहीं। 1000-1200 में आपको एक मुनासिब हेडसेट मिल जाता है ब्लूटूथ वाला, या स्पीकर छोटा सा आपको मिल जाता है। उसकी होलसेल प्राइस 300 से 400 ही होती है। ठीक है। या मुझे कुछ घड़ियां मिल रही हैं 400 से 500 के बीच में, जो कि मार्केट में या डिफरेंट वेबसाइट पे बड़ी इजीली 1000, 1200, 1500 तक भी बिक रही हैं। जो 500 की चीज मिल रही है वो 1500 तक, 1700 तक की भी मार्केट में सेल हो रही है। ठीक है। तो मुझे, ये मेरा क्राइटेरिया, नंबर वन, 300 से 500 होलसेल प्राइस। नंबर टू, उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू, उस प्रोडक्ट को देख के आपको यार ये 1500, 1200, 1500 की बहुत इजीली बिक जाएगी। फिर आप उसकी तस्वीर को या उसके नाम को सर्च करके डिफरेंट वेबसाइट पे देखते हो कि इन लोगों ने कितने की लगाई हुई है। ठीक है। तो यहाँ से आपको उसकी मार्केट वैल्यू का और उन चीज़ों का आइडिया हो जाता है। नंबर थ्री, उसका सोर्सिंग चैनल क्या। अगर वो दराज से मैंने सोर्स कर रहा है, तो दराज से ऑलमोस्ट सिमिलर रेट पे मेरे पास 4 से 5 वेंडर्स होने चाहिए, कि मैं अगर एक वेंडर के पास अवेलेबल ना हो तो मैं दूसरे के ऊपर ऑर्डर प्लेस कर दूँ। ठीक है। तो मुझे एडवांस में उन सब के लिंक्स वगैरह निकाल के एक एक्सेल शीट बना लेनी है और वहां पे सेव उसको करते रहना। दूसरा, अगर मैं दराज से रिलाई रिलाई कर रहा हूँ सिर्फ दराज के ऊपर उस प्रोडक्ट हंटिंग के लिए, तो मुझे डेली बेस के ऊपर उसको दराज के ऊपर जाके चेक भी करते रहना है कि क्या है, इसकी इन्वेंट्री स्टिल पड़ी हुई है या सोल्ड आउट हो गई है। क्योंकि दराज पे बहुत सारी इन्वेंट्री ऐसी भी होती है जो 2-2, 4-4 पीस होते हैं और वो एक दिन में सोल्ड आउट हो जाते हैं। फिर आपको वो दराज से उस रेट के ऊपर नहीं मिलती। आपने आज लिस्ट किया, आपने 2 हफ्ते बाद ऑर्डर चलाया, 3 हफ्ते बाद आपके पास ऑर्डर आए, तब तक वो चीज़ दराज के ऊपर भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो ये नुकसान के चांसेस भी हो सकते हैं। इनसे बचने के लिए आप ये कर सकते हो कि इन्वेंट्री अपने पास मंगवा के रख लेते हो। अच्छा खैर, मैंने अभी इन्वेंट्री मंगवाई या नहीं मंगवाई, उसको मैंने साइड पर रख दिया। मैंने एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया कि यार ये ब्लूटूथ स्पीकर है, मुझे इसको बेचना है। सबसे इम्पोर्टेंट काम इस प्रोडक्ट को यस और नो करने में, जो आखिरी ताबूत में कील होगा ना, वो होगा उसकी वीडियो। क्या उस प्रोडक्ट की वीडियो आपको टिकटॉक से, यूट्यूब से, फेसबुक से, कहीं से मिलती है या नहीं मिलती। ठीक है। ये होगा आपका सबसे इम्पोर्टेंट काम। अगर आपको उसकी वीडियो नहीं मिलती, ठीक है, किसी भी चैनल से नहीं मिलती, तो आपने उस प्रोडक्ट को नहीं लगाना। समझिए बात कि नहीं समझे। समझ गए या नहीं समझे। अगर मुझे उसकी वीडियो नहीं मिलती, तो मैं उस प्रोडक्ट को अपने स्टोर के ऊपर नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? कि यार वो प्रोडक्ट इतना ट्रेंडिंग नहीं रहा शायद, कि लोगों ने उसके ऊपर कोई वीडियो ना बनाई हो या उसके ऊपर कोई कंटेंट ना बनाया हो। ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं खोलता हूँ एक प्रोडक्ट, ये देखो, ये मैंने गूगल पे सर्च किया कार स्टोरेज बैग, और दराज से मुझे ये प्रोडक्ट नजर आई। ठीक है। ये आपका कार के पीछे सीट के ऊपर अटैच होता है और इसके अंदर आप अपने मुलाजमात रख सकते हो। ठीक है। अब इसको के नाम को मैंने कॉपी किया और मैंने यूट्यूब के ऊपर जाके इसको सर्च किया और यहाँ से मैंने कर दिया इसको शॉर्ट्स। अब क्या मुझे ये प्रोडक्ट की वीडियो मिल रही है या नहीं मिल रही? ये आई थिंक वही सिमिलर कार स्टोरेज ऑर्गेनाइजर है। ये वही प्रोडक्ट है। ठीक है। ये प्रोडक्ट है, ये देखो, ये वही सिमिलर जो मुझे वहां पे नजर आ रहा था। अभी मैं कोई ग्राफिक्स में, कोई वीडियो एडिटिंग, किसी भी चीज़ में नहीं जा रहा, जस्ट मैं सर्च कर रहा हूँ कि क्या मुझे ये चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं या नहीं मिल रही। अब मुझे एक ये लेदर का टाइप का कुछ बना हुआ नज़र आया। अब मुझे इस कलर में, इस फैब्रिक में, इस तरह की प्रोडक्ट को ढूंढना है।
ठीक है, अब मैं वापस दराज के ऊपर जाता हूँ जहाँ पे मैंने इसको पहले सर्च किया था। ठीक है, और इस कलर में या इस वैरायटी में और इस तरह की चीज़ें मुझे सर्च करना है। तो ये बेसिकली आपका प्रोडक्ट हंटिंग का तरीकाकार है फॉर लोकल मार्केट। ठीक है, अगर आपको वीडियो मिल जाती है, अब यहीं से यूट्यूब के वीडियो को डाउनलोड करो और उसी के ऊपर ऐड चला दो। ठीक है, अब ये एग्जैक्टली वही आइटम जो कि अभी हमने देखी थी। उसके कलर वगैरह वो सिल्वर कलर का जो था, तो एग्जैक्टली हमें वो उसी उसी की वीडियो मिल गई। बट ये मिल रहा है हमें 2,000 रुपये का, तो हम इसको जाके मजीद सर्च करते हैं कि क्या हमें ये 300 400 500 की रेंज में मिलेगा। तो ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, तो इस प्रोडक्ट को हमने निकाल दिया, इस प्रोडक्ट को हमने काटा कर दिया, ये नहीं हमें चाहिए। अच्छा, इसको आप करते हैं लो टू हाई। ये 200 300 400 में तो आपको मिलेंगे बहुत ही नॉर्मल वाले। तो जो हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट किए वो उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट ही महंगी है। ये लो 1,400 रुपये का मिला है हमें नियरेस्ट, 1,499, 1,499। ठीक है, तो ये फिलहाल हमारी लीग से बाहर है। हमें इस प्रोडक्ट को, हाँ इस प्रोडक्ट को अपनी वेबसाइट के ऊपर आप लगा सकते हो एक रेंज को बढ़ाने के लिए। ठीक है, बट इतना इसको हम अपने स्टार्ट में यूज नहीं करते, क्योंकि देखो स्टार्ट में हमें क्या चाहिए, हमने अपने पिक्सल को या अपनी वेबसाइट को या अपने एल्गोरिदम्स को ट्रेन कैसे करना है। उसको ट्रेन करने के लिए हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर एटलीस्ट 500 ऑर्डर्स चाहिए। ठीक है, अब ये जो आप स्टार्टिंग प्लान बना रहे हो ना, ये आपका होगा फर्स्ट 500 ऑर्डर्स तक, कि आपको पहले 500 ऑर्डर्स रिसीव जब तक नहीं हो जाते तब तक आप इस फार्मूले के ऊपर चलते हो। 500 ऑर्डर आ जाते हैं तो अपना फिर आप फार्मूला चेंज कर लेते हो। ठीक है, फिर आप इसकी इन्वेंट्री को अपने पास जमा करना शुरू करते हो, फिर आप डिफरेंट जगह से इसके स्टॉक को अपने पास 5 5 10 10 20 20 पीस बाय कर रहे हो। क्योंकि 500 ऑर्डर जब तक आपके डिलीवर होंगे, कुछ ना कुछ पैसा एज अ प्रॉफिट भी आपके पास आ चुका होगा, कुछ आपके पास स्पेंडिंग के लिए भी पैसा आ चुका होगा, कुछ आपके स्किल्स इंप्रूव हो चुके होंगे, कुछ आपके ऊपर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि हाँ मैं इस चीज को बेच सकता हूँ। ठीक है, तो ये पूरा धंधा करने के लिए कुछ चीजों का आपके अंदर होना जरूरी है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपके अंदर सब्र, हौसला, पेशेंस होना चाहिए। दूसरी चीज, आप एक अच्छे मैनेजर होने चाहिए। ठीक है, आपको फेसबुक मार्केटिंग की स्किल्स आती है नहीं आती, आपको ई कॉमर्स की चीज़ों का पता है नहीं पता, आपको शॉपिफाई स्टोर बनाना आता है या नहीं आता। ठीक है, ये आपकी हो गई लेग वर्क, ये ऑपरेशनल वर्क, काम करने वाले मजदूर के हाथ हैं कातिया। बट आपको एक अच्छा मैनेजर होना चाहिए कि आप इन चीज़ों को मैनेज करें, स्टॉक कहाँ से आएगा, स्टॉक कहाँ जाएगा, ऑर्डर डिस्पैचिंग कैसे होगी, और अपने मीडिया प्लान, अपने बजट, अपने कैश फ्लो को मैनेज करना। कि मैंने एडवर्टाइजमेंट की, 1 लाख रुपया मेरा फेसबुक का टोटल बिल बन गया। ठीक है, मैंने फेसबुक का बिल भी पे करना है, क्रेडिट कार्ड में भी पे करना है, मेरे पास न्यू स्टॉक मैंने लेके आना है, मैंने उसके पैसे भी निकालने हैं, मैं अपना जो प्रॉफिट हो रहा है मैंने वो भी निकालना है। तो मैं इन तमाम चीज़ों को मैनेज कैसे करता हूँ, इसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट। ठीक है, अब लेट्स सपोज मेरे पास कोरियर से 1 लाख रुपए मैंने फेसबुक का देना है, कोरियर से मेरा जो टोटल स्पेंडिंग हुई, जो टोटल ऑर्डर डिलीवर हुआ है वो समझ लो 5 लाख का था। उस 5 लाख में से मैंने 1 लाख फेसबुक को देना। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास जैसे ही कुरियर से थोड़े थोड़े पैसे आते रहते हैं, तो मैं थोड़ा सा कार्ड के अंदर पैसे डाल देता हूँ कि वो 1 लाख तक नहीं पहुंचे, ताकि कार्ड मेरा थ्रेशोल्ड ना अचीव हो और मैं कंप्लीट और मेरे कार्ड ब्लॉक ना हो, मेरे ऐड रुके नहीं। तो मैं थोड़ा थोड़ा पैसा फेसबुक पे डालता रहता हूँ।
ठीक है, 2 दिन बाद पैसे आए, फेसबुक पे टोटल 20,000 लगा हुआ था, मैंने 5,000 6,000 फेसबुक पे डाल दिया कि चलो 4-5 हज़ार का वो और चलेगा, बंद नहीं होगा। फिर मैं वेंडर से सामान ले रहा हूँ, वेंडर को मैंने 20,000 देने हैं, तो मैं उसको 4-5 हज़ार रुपये ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, ताकि वो भी मुझे सामान देने से बंद। तो ये चीज़ें होती हैं बेसिकली, आप इसको किस तरह से मैनेज कर रहे हो। ठीक है, फिर आप एक कैटेगरी के ऊपर वेबसाइट बनाते हो। लेट्स सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप कूल वेल लैपटॉप बैग्स, अब ये थोड़ी सी आपकी आ गई हाई रेंज की आइटम। अच्छा, आपने इन तमाम बैग्स को यहाँ से उठाया। ठीक है, इस पे 2-2 हज़ार, 25-25 सौ या 25% 30% अपना इसमें मार्जिन ऐड किया, अपनी एक वेबसाइट बनाई, और ये तमाम चीज़ें वहाँ पे आपने लिस्ट कर दी। ठीक है, अब आपकी वेबसाइट एक नीश कैटेगरी के, आपकी वेबसाइट पे सिर्फ लैपटॉप बैग्स हैं। ठीक है, आप इनके वीडियोस खुद से बना रहे हो, आप इसके यूजीसी बना रहे हो, या आपको ये इंटरनेट से भी इस तरह की वीडियोस इन प्रोडक्ट से मिल जाएंगी। अब आप इसको सिर्फ एक ब्रांड बना के चला रहे हो। ठीक है, कि यार मेरी वेबसाइट है XYZ वेबसाइट है, इसके ऊपर ऑल किस्म के लैपटॉप बैग्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अभी हम दूसरी कैटेगरी के ऊपर बात कर रहे हैं। इसके ऊपर आपका इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप अपने इंस्टाग्राम को कैसे मैनेज कर रहे हो। अब इसमें सोशल मीडिया वाला पार्ट आ गया, क्योंकि हम ब्रांड बना रहे हैं, ना कि हम सिर्फ एक किसी भी प्रोडक्ट को लगा के उसकी सेल उठा रहे हैं। आपको आपको ये मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ लैपटॉप का, आप इस तरह हज़ारों कैटेगरीज को सोच सकते हो, और एक एक कैटेगरी की वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, दराज पे आई थिंक ये थोड़ा सा महंगा लगा हुआ है आपको, ये लैपटॉप बैग मार्केट में जो दराज के ऊपर प्रोडक्ट ऐड लगे हुए हैं, प्राइस लगी हुई है, इससे 700-800 के कम के रेट में मिल जाएगा। थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी, बट मिल जाएगा मुझे। थोड़े से ना ये 2-4 बैग्स मेरे थोड़ा सा आइडिया है इनका, तो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। लाइक ये वाला जो बैग है, ये आपको 2800-2900 में मिलेगा, इस टाइप का। खैर, तो आप इसकी एक ब्रांडेड वेबसाइट बना रहे हो, जिसके ऊपर आप सिर्फ इन ब्रांड्स के बैग्स को लगा रहे हो। ठीक है, आप ये कूल बैग चाइना का मशहूर ये ब्रांड है, आप इसको रीयूज कर सकते हो, इस पे कोई आपको कॉपीराइट क्लेम वगैरह या ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। एक और वेबसाइट थी मोटा पास, शायद ये अभी चल रही है या बंद हो गई है। चल रही है, क्यों नहीं हो रही। चलो, उन्होंने बैग्स रिमूव कर दिए, और अभी इन्होंने ये खुद से, आई थिंक इनकी अपनी प्रोडक्शन है। खैर, ये जो वेबसाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी टाइम बाद मैंने खोली है। इन लोगों ने अपने जो जो बैग्स, मैं आपको कूल बैग इसके दिखा रहा था, कूल बैग्स के जो बैग्स हैं, वो इन्होंने इस तरीके कार से बेचे हैं, दराज से उठा उठा के अपनी वेबसाइट पे लगाए हैं, उसको पूरा प्रॉपर शूट वगैरह करके और सारा रीब्रांड करके और उसको बेचे हैं। अब ये आई थिंक ये वॉलेट वगैरह ये चीज़ें बेच रहे हैं, और ये इनकी अपनी प्रोडक्शन है, अपने नाम से बेच रहे हैं। एनीवेज, सो ये बेसिकली छोटे छोटे आपके तरीक़ेकार होते हैं, जिससे आप अपने ब्रांड को या अपनी वेबसाइट को कैसे रन कर रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
हाँ जी, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? ये देखो, बैक से बहुत पूछे हैं। ये सिंपल स्टैटिक पैनल्स को एनिमेट किया हुआ है। सब इसी तरह। ये जो सारी चीजें इन्होंने बेची हैं, सारी की सारी, आ, ये लेदर वगैरह की जो अभी पर्स अपनी जो ब्रांडिंग है, इसके अलावा सारी चीजें दराज से उठाते थे। ये भी कूल बैग है, ठीक है, कूल बेल। सारी चीजें दराज से उठाई, एक एक दो दो पीस, चार चार पीस अपने पास और मंगवा के रख लिए, और उसको आगे से रीब्रांड कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा रहे हैं और वहां से इसको बेच रहे हैं। तो बेसिकली आपका तरीकाकार होता है कि आप उसको कैसे एडवर्टाइज कर रहे हो, कैसे उसको मैनेज कर रहे हो, तो उसको कैसे बेच रहे हो। अब ये पूरा वीडियो इंटरनेट से उठाया हुआ है, ऐसे गोरी पाकिस्तान में तो अवेलेबल नहीं होती, ठीक है। तो उठा के उसको रीब्रांड करके, उसको एडिट करके अपने हिसाब से, अपने तरीके से उसको एडवर्टाइज कर दो। अच्छा, लैपटॉप बैग्स वगैरह की इस टाइप की भी ना, ये भी नीश अच्छी है, अच्छा माल बिकता है। सीरियस यार, वीडियो देख के ना प्रोडक्ट लेने का दिल करता है। ठीक है, कुछ समझ में आई या नहीं आई? ये जो समझ में आई थी वो भी चली गई। सर, सेल लाना चैलेंज नहीं होता, सेल प्रॉफिटेबिलिटी स्केल करना असल चैलेंज होता है। जी बिल्कुल शयान, बेसिकली ये मैं जो आपको कह रहा हूँ ना कि आपने उसको सिस्टम को मैनेज करना है, तो ये उसी मैनेजमेंट का पार्ट है। आपके होलसेल रेट क्या है, आपके नेट मार्जिन्स कितने हैं, उन नेट मार्जिन के साथ आप कहाँ पे कैसे खेल रहे हो, ठीक है। आपका रिटर्न रेशो कितना है, रिटर्न रेशो को कंट्रोल, अच्छा रिटर्न रेशो इज सेपरेट टॉपिक, उसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। सर, मैं स्किन केयर पर काम करना चाहता हूँ, ब्रांड बिल्ड करना चाहता हूँ, जीरो लॉन्च करना चाहता हूँ, विच इज मोर इन डिमांड और फर्स्ट 4 मंथ स्ट्रेटेजी आनी चाहिए। यह देखो, आपकी मोहम्मद मियाँ वलीद, आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि अभी आपके पास समर आ रहा है। समर में आपके सीरम्स वगैरह ज़्यादा सेल नहीं होते हैं। आपके जो ज़्यादा सेल होते हैं वो आपके सनब्लॉक्स हैं, आपके शैम्पू हैं, हैंड वॉश है, फेस वॉश है, ये ज़्यादा सेल होते हैं। और टीथ केयर की चीज़ें ज़्यादा सेल होती हैं। पता नहीं, लोग सर्दियों में ज़्यादा ब्रश नहीं करते, गर्मियों में ज़्यादा ब्रश करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप डिफरेंट क्रीम लोशंस वगैरह गर्मियों में ज़्यादा सेल नहीं होते, ठीक है। आप समर क्रीम या आप इस टाइप की जो कोल्ड क्रीम्स होती हैं, कोल्ड क्रीम्स फॉर समर, वो बिक सकती है, नाइट क्रीम बिक सकती है, ठीक है। और इस टाइप की चीजें आपकी ज्यादा समर में सेल होती हैं। अब उनमें से दो तीन प्रोडक्ट सेलेक्ट करो, या तीन चार प्रोडक्ट एटलीस्ट सेलेक्ट करो, और उसके बाद उसको आप अपनी एक वेबसाइट बनाओ, वहां पे एडवर्टाइज करना शुरू करो। एडवर्टाइज करने के लिए आपको डिफरेंट वीडियो कंटेंट चाहिए होगा, आप उसको अपने यूट्यूब पर डालते हो और उसको ही सेल के ऊपर ऐड चलाते हो। ऐसी चीजें आपकी हमेशा वीडियो ऐड के थ्रू ही बिकती हैं। अब आप अपनी कंपेन चला रहे हो और फीमेल के ऊपर चला रहे हो, आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक उसके रिजल्ट्स मेजर कर रहे हो। अच्छा, फिर मैंने आपसे जो कहा था कि 6 महीने तक का एक प्लान या 500 ऑर्डर्स का प्लान, कि जब तक मेरे को 500 ऑर्डर नहीं आता मैं इसी फार्मूले के ऊपर चलता हूँ। फार्मूला क्या है? मैं एक अपनी कंपेन चला रहा हूँ, लेट्स वो 2,000 पर डे के ऊपर मेरी कंपेन चल रही है। मेरे पास उस 5 7 10 ऑर्डर एज पर माई प्लान, कि मुझे
15% मार्केटिंग स्पेंड या 12% मार्केटिंग स्पेंड, आपका जो मिनिमम मार्केटिंग स्पेंड का टारगेट होना चाहिए ना यार, मुझे इतने तक लेके आना है। ठीक है, वो करंट मुल्की हालात देखते हुए 15% तक होना चाहिए आपका टारगेट। यार 15 से नीचे अगर भी आता है ना मजीद तो अच्छा है, बट 15 तक एक मुनासिब है मार्केटिंग स्पेंड, कि मैं इस कैंपेन का मार्केटिंग स्पेंड जो है जो 15% तक लेके आऊँ। ऑनेस्टली आपको जो 3-4 चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा ना, वो सारी नॉन टेक्निकल चीज़ें हैं, वो टारगेटिंग या उन चीज़ों के ऊपर नहीं काम करना पड़ेगा। आपको काम करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले मैं अपने सेल इवेंट्स को यूटिलाइज करूं। सेल इवेंट क्या है, रमज़ान आने से एक हफ्ता पहले रमज़ान सेल लगाना, ईद आने से कम 15 दिन पहले ईद सेल लगाना। 23 मार्च गुजरा पीछे, ठीक है, तो 21 मार्च से 25 मार्च तक मैं 23 मार्च सेल मना रहा हूँ। ब्लैक फ्राइडे आ रहा है, व्हाइट फ्राइडे आ रहा है, मैं व्हाइट फ्राइडे की सेल कर रहा हूँ। 14 अगस्त के ऊपर मैं 10 अगस्त से लेके 15 अगस्त 20 अगस्त तक मैं आज़ादी सेल लगा रहा हूँ। नॉर्मली अब आप देखोगे 1 अगस्त से आज़ादी सेल शुरू हो जाएगी, अगस्त का पूरा महीना जी आज़ादी सेल। ठीक है, फिर आपका 15 दिसंबर से शुरू होगा और 30 जनवरी तक आपका न्यू ईयर सेल चल रहा है। तो ये होते हैं इन सेल इवेंट्स को यूटिलाइज करना। ठीक है, फिर आपने एक प्राइस अपनी प्रोडक्ट की रखी कि लेट्स सपोज आपने एक सीरम बनाया, आपने उसको 1500 हो गया 2000 का बेचना है। ठीक है, यार मुझे 1000 रुपये का वो पड़ रहा है, 200 रुपया उस पर मैं डिलीवरी रखता हूँ, 400 500 या 600 रुपया मार्केटिंग कॉस्ट, थोड़ा सा मार्जिन, तो मेरे लिए वो तीन, अगर 2000 का बिके ना तो इट्स अ गुड नंबर। ठीक है, मैं उसकी प्राइस अपनी वेबसाइट पे रखता हूँ 2500 रुपया। 2500 रुपया रख के मैं पूरा एक हफ्ता उसके ऊपर एड चलाता हूँ फुल प्राइस के ऊपर। एक हफ्ते बाद मैं उसी प्रोडक्ट के इनएक्टिव नाउ मैं उसी 25 वाली प्रोडक्ट के ऊपर डालता हूँ क्योंकि ना उसके ऊपर 500 रुपया ऑफ है। ठीक है, ये ऐड मैं किसको दिखाऊंगा, जिन्होंने पिछला पूरा हफ्ता मेरा ऐड देखा, 2500 वाला पेज व्यूज या कंटेंट व्यूज की ऑडियंस बना ली उस पेज की, उस प्रोडक्ट की, उसके ऊपर मैंने सेल का ऐड चलाया और लेट्स सपोज मैंने एक हफ्ते में 40,000 रुपया स्पेंड कर दिया उसके ऊपर, 40,000 में कोई ऑर्डर नहीं आया, इट्स ओके। अब आपने उसकी ऑडियंस बना ली, अब इस एक ऑडियंस को नजर आ रहा है कि यार ये 2500 रुपये का पूरा हफ्ता ऐड चलता रहे, मुझे इसका ऐड पहले नजर आया, मैंने इसकी वेबसाइट व्यू की थी 2500 का था, अब ये 2000 रुपये का है। क्यों 2000 रुपये का है, ईद की वजह से सेल लग गई। ठीक है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट के पीछे पूरी कहानी है, वो भी आपको मैं सुना देता हूँ, थोड़ी सी लंबी है, बट आपको ना ये बहुत अच्छे से आइडिया इस चीज़ का, ये वर्किंग इस चीज़ की समझ आएगी। और ये एक्चुअली में जेन्युइन स्टोरी है। चाइना में एक बंदा था, वो गया जैक मा के पास कि यार मेरे पास ना कुछ थोड़ा पैसा है, मुझे कोई बिजनेस आइडिया, तो मैं क्या करूँ। उसने खैर उससे पूरी इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछी, कितना पैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारा कुछ, तो उसको ये आइडिया दिया कि इस शहर में जाओ, एक वेयर हाउस बनाओ, ये आप लेदर की मशीनें उठाओ, ये लेदर का मटेरियल उठाओ और लेदर की जैकेट्स बनाना शुरू करो। ठीक है, डिफरेंट डिज़ाइन या वो सब कुछ जो भी चीज़ें थी, कि जिस टाइम आप प्रोडक्शन अपनी पूरी कर लोगे उस टाइम मेरे पास आना, मैं आपको सेल करने का भी आइडिया दूंगा। ठीक है, अब वो गया कुछ 4-5 महीने बाद वापस आया कि हाँ जी हमारी प्रोडक्शन शुरू होगी है, ये तरीकेकार है और ये सारी चीजें हम बना रहे हैं, अब इसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, कितने में बेचूं और कैसे बेचूं। उसने उससे पूछा है तुम्हारी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है इस प्रोडक्ट पे। लेट्स सपोज उसने कहा जी 2500 रुपये मेरी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है, कितने की बेचना चाहते हो जी, मैं 5000 की बेचना चाहता हूँ, 5000 मेरे लिए बहुत खुश है, डबल रेट के ऊपर मैं बेच रहा हूँ। उसने बोला कि इसकी प्राइस आप रखोगे 1 लाख रुपया। 2500 की चीज बन रही है और 1 लाख रुपया उसकी प्राइस। उसने बोला यार कोई नहीं खरीदेगा, वो कहता है मुझे किसी को बेचना ही नहीं है, इसकी प्राइस रखो 1 लाख रुपया, प्रोडक्शन डबल स्पीड में कर दो और अब इसकी मार्केटिंग करना शुरू करो और 1 लाख रुपया। 6 महीने बाद वो दोबारा आया, कहता 6 महीने में इतना पैसा लगा चुका हूँ एडवर्टाइजमेंट पे, इतनी प्रोडक्शन मेरी चल रही है, वेयर हाउस में गोदाम में इतना माल पड़ा हुआ है और एक पीस भी नहीं बिका अभी तक। उसने बोला जाके बैंक से लोन लो, जमीनें बेचो, जायदादें बेचो, जेवर बेचो, सारे का सारा पैसा लगाओ मार्केटिंग में। चाइना में हर बंदे को ये पता होना चाहिए कि ये लेदर जैकेट 1 लाख रुपए की है। पूरा साल एडवर्टाइजमेंट चलती रही, स्टॉक पीछे बन रहा है, बिक रहा नहीं है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है। 11/11 वाले दिन अली बाबा के ऊपर वो प्रोडक्ट लगाई गई और बताया कि 1 लाख रुपए की जो प्रोडक्ट थी उस पे लग चुका है फ्लैट 50% ऑफ।
1 लाख वाली चीज अब आपको मिलेगी सिर्फ 50,000 रुपये में। पूरे 1.5 के 2 साल वो बंदा प्रोडक्शन करता रहा था। 2 साल में जितना उसने माल बनाया था वो एक ही दिन में सारे का सारा सोल्ड आउट हुआ था। एक सिंगल डे में 2 साल में जो माल बना वो सारे का सारा बिक गया। क्यों? क्योंकि लोगों को ये पता चला यार इसकी प्राइस है 1 लाख रुपया, मिल रहा है फ्लैट 50 ऑफ पे। जैसे मैं आपको बात पूछता हूँ यार, iPhone 15 Pro Max 1 TB वाला कितने का मिल रहा है? PTA अप्रूव, आई थिंक 7 साढ़े 7 लाख का। ठीक है, जिसके पास है, जिसके पास नहीं, सबको आइडिया है प्राइस का है, 6 लाख 7 लाख इतने का। एक बंदा कहते हैं यार ये आपको मैं ओरिजिनल सारा कुछ ऑथेंटिक ईच एंड, ये एप्पल खुद कहता है जी मैं पाकिस्तान में इसको फ्लैट 50% ऑफ देता हूँ। क्या लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? जिसके पास पैसा नहीं होगा वो उधार पकड़ के खरीद लेगा यार, फ्लैट 50 पे मिल रहा है, उसको प्राइस का पता है। ठीक है? ये काम आपने किया अपनी ब्रांडिंग के ऊपर, लोगों को जस्ट अपनी प्रोडक्ट और उनकी प्राइस को दिखाया, और उसके बाद आप उसको सेल कर रहे हो या उसके बाद आप उसको क्लियर कर रहे हो। ठीक है। अच्छा जी, हमजा साहब जी, हमजा साहब। सर सर अस्सलाम जी। सर, मेरा ये क्वेश्चन था। आपने कहा था कि 1200 रुपये में कम से कम आपका 1200 का बजट हो। थोड़ा सा ऊंचा बोलना। मैंने कहा, आपने कहा था ना कम से कम 1200 1500 बजट हो, तो कम से हाँ, कम आ रही बात सर। जी जी आ रही है। तो हम सीबीओ कैंपेन लगा के उधर हम एड से डुप्लीकेट दो कर देते हैं, वो बेस्ट रहेगा कि नहीं? अच्छा हाँ, एक टॉपिक आपका CBO कंपेन का भी था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले मुझे जरा ये यूट्यूब के लिंक बंद करने दो। और सर जी, एक और क्वेश्चन था मेरा। हाँ, दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये है सर जी, हमने मिसाल के तौर पे एक कंपेन लगाई है, वो हफ्ता हो गया है, हफ्ते में कंपेन चल रही है, उसके अंदर ऑर्डर्स भी आ रहे हैं। हम्म, अब हम उनको ऊपर स्ट्रेटेजी एक लगाते हैं। वो स्ट्रेटेजी है, मुझे मेरा माइंडसेट कह रहा है कि हम उसकी जो कंपेन लगाई जिसके ऊपर ऑर्डर्स आ रहे हैं, हम उसके मतलब प्लेसमेंट जाते हैं कि कौन सी एज हो, वो किस एज वाले मेरे से बाय कर रहे हैं, किस एज वाले बाय नहीं कर रहे हैं, बस वो देख रहे हैं, उसके ऊपर जो व्यूज आ रहे हैं उसके हमें पैसे एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं। और हम्म। कौन से मतलब कि कौन से प्लेसमेंट पे हमें परचेजेस वगैरह आई है, इंस्टाग्राम से आई है नहीं आई, जो इट जो कोड वगैरह निकाल के उसकी एक अलहदा से कंपेन बना के उसका बजट रख के, जो जहाँ से ऑर्डर आए हैं, जो जो एज के पे कर, वो एक कैंपेन चला के, तो ये बेस्ट रहेगा कि नहीं? यार ये बेस्ट तब रहेगा जब आप बजट एक अच्छा एलोकेट करते हो उस एक सेपरेट कंपेन को। ठीक है, अब आप एक स्टार्टिंग फेज में हो, आप एक छोटे बजट के साथ कर रहे हो, तो आप उसकी कंपेन को डुप्लीकेट करो सेम ऑडियंस के ऊपर विद अनदर क्रिएटिव। आप सारी चीजें वही रहने दो, बस आप उसका कंटेंट चेंज, आपकी प्रोडक्ट भी सेम है, आप सिर्फ उसका कंटेंट चेंज कर रहे हो। आप एक पहले वीडियो चला रहे हो तो आप एक सिंगल इमेज या कैरोसेल के ऊपर चलाओ, या आप उसका वीडियो ही चेंज कर दो, दूसरे वीडियो के ऊपर ऐड चलाओ। ठीक है, अब ये कहीं चीज फायदेमंद होती है, कहीं चीज ये नुकसानदेह होती है। आप बहुत ज्यादा नैरो डाउन में चले जाते हो, आपकी स्पेंडिंग हाई हो जाती है। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको बेसिकली बता रहा था CBO का और ABO का। और हाँ, आपको मैंने अभी एडवांटेज प्लस, या स्क्रीन नजर नहीं आ रही, देखो। अच्छा, जिस टाइम आप अपनी बजट सिलेक्शन कर रहे होते हो अपनी कंपेन में, तो आपके पास एक ऑप्शन आती है कि आप कंपेन लेवल के ऊपर अपनी अपने बजट को एलोकेट कर देते हो। ठीक है, और दूसरी आपके पास ऑप्शन ये होती है कि आप एड सेट लेवल के ऊपर अपने बजट की एलोकेशन करते हो। एडवांटेज कंपेन बजट। ठीक है, कि आप अपना बजट दे रहे हो आप कंपेन लेवल के ऊपर।
कंपेन लेवल के ऊपर बजट देने का फायदा होता है या नुकसान होता है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसका फायदा भी होता है, इसका नुकसान भी होता है। इसका फायदा ये होता है कि इसके अंदर अगर मल्टीपल एड सेट हैं, आपने डिफरेंट एज ग्रुप, डिफरेंट लोकेशन या डिफरेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट एड सेट बनाए हुए हैं, तो फेसबुक खुद से डिसाइड करेगा कौन से ऐड के ऊपर रिस्पांस आ रहा है, मैं उसी के ऊपर ज्यादा स्पेंडिंग करूं। अगर आपको कल की मेरी वो एग्जांपल याद है कि मैंने दो वीडियोस के ऊपर ऐड चलाया, एक का नाम मैंने वीडियो ग्रीन रखा और एक वीडियो वाइट थी। एक कैंपेन में दोनों को एक्टिव करके मैंने ऐड चला दिया। ग्रीन वाली के ऊपर कोई सेल नहीं आ रही और स्पेंडिंग भी नहीं हो रही, जो व्हाइट वाली थी उसी के ऊपर स्पेंडिंग हो रही है, उसी के ऊपर सेल आ रही है। अब मुझे मेक श्योर करना था कि यार क्या ये ग्रीन वाली पे वाकई सेल नहीं आ रही, या फेसबुक सिर्फ व्हाइट वाली पे ऐड चला रहा है तो उसी पे सेल आ रही है, वो ग्रीन वाली पे ऐड चलाएगा तो ग्रीन वाली पे भी सेल आएगी। तो मैंने ग्रीन वाली वीडियो के ऊपर एक अलग से एड सेट बना दिया और अलग से बजट दे दिया, ठीक है। वो व्हाइट वाली के ऊपर 300 रुपये का एक ऑर्डर आ रहा था, और वो जो ग्रीन वाली थी जिसको सिर्फ एक ग्रीन वाली वीडियो के ऊपर पैसा लगाया, वो 1800 रुपये का एक ऑर्डर आ रहा था। इट मीन्स कि फेसबुक ने दोनों वीडियोस को एनालाइज किया, दोनों के ऊपर स्पेंडिंग की, ग्रीन वाली पे वाकई में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था तो फेसबुक ने भी ऑटो दूसरी वीडियो के ऊपर स्पेंडिंग करना शुरू कर दी और ग्रीन वाली के ऊपर वो पैसा नहीं लगा रहा। मैंने होशियारी दिखाई और मैंने उसको टेस्ट करना था, मैंने ग्रीन वाली के ऊपर एक्स्ट्रा बजट लगा दिया सेपरेटली, और रिजल्ट आपके सामने है कि उसके ऊपर वाकई सेल नहीं आ रही, सेल आ रही है तो वो बहुत ज्यादा महंगी आ रही, 6 गुना ज्यादा कॉस्ट पर ऑर्डर आ रहा है। प्रोडक्ट बिक रही है, उसके अंदर जो है उस प्रोडक्ट की कॉस्ट है 1200 रुपया, और फेसबुक के ऊपर उसके ऊपर स्पेंड हो रहा है 1800 रुपया, ठीक है। तो इट मीन्स के फेसबुक एनालाइज कर रहा है और फेसबुक डिसीजन कर रहा है कि मैं किसके ऊपर चलाऊं किसके ऊपर नहीं चलाऊं, और वो डिसीजन भी एक वर्किंग के बाद हो रहा है, ठीक है। अब सेम इसी तरह मैंने एक कैंपेन बनाई जिसके अंदर मैंने बजट यहाँ पे कैंपेन लेवल के ऊपर बजट दे दिया 10,000, ठीक है। लेट्स सपोज अब मैंने एक यहाँ पे एड सेट बनाया जिसपे मैंने रखा ऑल पाकिस्तान मेल 18 से 65 साल, ऑल पाकिस्तान फीमेल 18 से 65 साल, कराची मेल 18 से 65, कराची फीमेल 18 से 65, लाहौर मेल 18 से 65, लाहौर फीमेल, इस तरह मैंने डिफरेंट एड सेट्स बना दिए, ठीक है। अब इस 10,000 की जो डिवीजन होगी ना वो परफॉर्मेंस के हिसाब से होगी। लेट्स सपोज फेसबुक तमाम कंपेन्स को 50 रुपये देगा कि यार 50 रुपये आप स्पेंडिंग करो और मुझे आके हिसाब बताओ कि 50 में कौन कितना कमा के लेके आया, और ये कमा के जो लेके आया होगा ये रीच के हिसाब से होता है, ठीक है। अब रीच किस एड का सीपीएम हाई जाता है, किसका लो जाता है, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा जा रही है, और उसका रिस्पॉन्स रेट क्या है। मेरे दो एड्स चल रहे हैं, एक ऐड वही ग्रीन और वाइट वाला। ग्रीन वाला जो है वो वीडियो स्टार्ट होती है ब्लैक स्क्रीन के साथ, 3 सेकंड बाद उस पर कुछ नजर आना शुरू होता है, 4 5 6 सेकंड गुजरने के बाद मुझे आइडिया होता है अच्छा यार ये प्रोडक्ट का ऐड है, ठीक है। तो उसके स्टार्टिंग 10 सेकंड तो लोगों को समझ ही नहीं आ रहा ये कोई ड्रामे का है, कोई फिल्म का है, कोई गाना है या किसी प्रोडक्ट का ऐड है। वाइट वाला ऐड तीसरे सेकंड में प्रोडक्ट शो होती है, मॉडल शो होती है, और वो बता रही है कि ये किस क्या प्रोडक्ट है, और आगे वो वीडियो ऐसे चल रही है। तो ज्यादा रिस्पॉन्स किस वीडियो के ऊपर आ रहा है, जिसमें पहले 3 सेकंड में एक पिक्चर क्लियर होती है कस्टमर को, यार ये प्रोडक्ट का ऐड है, आपने देखना है तो देखो, सौ बिस्मिल्लाह, नहीं देखना तो अल्लाह हाफिज। बट वो ग्रीन वाली पे लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट ही नहीं हो रहा, उनको आइडिया नहीं हो रहा, वो फॉरन स्किप कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो फेसबुक इस तरीके कार से एनालाइज कर रहा है। अब 50 रुपए के हिसाब से, या 100 रुपये हो सकता है, 10 रुपये हो सकते हैं, 5 रुपये हो सकते हैं, हम जस्ट फॉर आइडिया 50 रुपये सब एड सेट को दिए। 50 के हिसाब से आके उन्होंने रिपोर्ट दी कि भाईजान मेरे पास ये रीच है, मेरे पास ये रिस्पॉन्स है, मेरे पास ये रिस्पॉन्स है। जिसका रिस्पॉन्स अच्छा है उसको 200 रुपया और दे दिया, बाकियों को फिर 5 5 रुपये दिए कि यार तुम जाके दोबारा से लड़ाई करो, तुम जाके दोबारा से रिजल्ट लेके आओ, मैं उसके बाद तुम्हें बजट दूंगा। अब वो 200 वाला भी रिस्पॉन्स लेके आएगा कि मैंने अब 200 लगाए, मैं ये रिस्पॉन्स लेके आया हूं, मैंने बाकी जो 5 5 रुपये वाले थे वो दोबारा आ रहे थे, मैंने 5 रुपये और लगा लिए, ये रिस्पॉन्स है। दोबारा से वो डिसीजन लेगा कि मैं इसको दोबारा से 200 वाले को 400 का बजट दूं, या अगले किसी 5 वाले को मैं बजट दूं। इस तरीके कार से वो डेली एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है। और वो आपको बजट एलोकेशन इस हिसाब से करेगा।
अब मैं चाहता हूं कि मैंने जो डिसीजन लिया कि यार मैं चाहता हूँ ये ग्रीन वाली जो वीडियो है ना, मैं इसके ऊपर मुझे लग रहा है, मुझे बड़ा पक्का शक हो रहा है, बड़ी अंदर से इंस्टेंट फीलिंग आ रही है कि अगर फेसबुक ने सिर्फ वाइट वाले पे ही पैसा लगाया है, ठीक है, उसने ग्रीन पे पैसा लगाया ही नहीं, उसने ग्रीन वाले पे मेहनत की ही नहीं। मैं ग्रीन वाले का एक सेपरेट ऐड चलाता हूँ और मैं देखता हूँ कि यार उस पर वाकई रिजल्ट आता है कि नहीं आता। तो ये करने के लिए मुझे फिर एड सेट लेवल बजट लगाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दोनों सिनेरियोज में सेल की कोई गारंटी नहीं होती कि ये करूंगा तो सेल आएगी, ये करूंगा तो सेल नहीं आएगी, ठीक है। दोनों सिनेरियोज फेल भी होते देखे हैं, दोनों सिनेरियोज चलते हुए भी देखे हैं, ठीक है। अगर आप श्योर हो इस चीज के ऊपर कि नहीं मैं स्पेसिफिकली ग्रीन वाली पे ऑर्डर लगा बजट लगाऊंगा, फंडिंग आएगी। अगर आपके एड सेट या आपके एड्स की तादाद बहुत ज्यादा है, आप ये चाहते हो कि मैं इनको सेपरेटली बजट लगाऊं, मैंने यार 10 सूट लॉन्च किए, ठीक है, हर सूट अच्छा है, उसके ऊपर जिसके ऊपर पैसा लगेगा वो बिकता जाएगा। बजट मैंने लगा दिया ऑब्जेक्टिव, सॉरी, कंपेन लेवल के ऊपर। कुछ एड्स को पैसा मिल रहा है, कुछ एड्स को पैसा मिल ही नहीं रहा, ठीक है। वो उसके पास टोटल बजट ही मैंने 500 रखा है, तो वो किस किस को 5 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए किस किस को देगा। वो क्या कर रहा है, उसने एक कंपेन या दो कंपेन को पैसा दिया और उस दो कंपेन्स, तीन कंपेन्स के ऊपर ही खेलता जा रहा है। मैंने 1,000 रुपया कंपेन लेवल के ऊपर बजट रखा और मैंने 5 कंपेन या 4 एड सेट बना लिए उसके अंदर, ठीक है। वो इनफ मनी नहीं है, इनफ फंड्स नहीं है टेस्टिंग करने के लिए भी, ठीक है, तो यहाँ पे वो फेलियर होगा। रिजल्ट्स का इस चीज से कोई मैटर नहीं है कि बजट कंपेन लेवल पे लग रहा है या एडसेट लेवल पे लग रहा है। कंपेन लेवल के ऊपर जो बजट लग रहा है वो फेसबुक अपनी टेस्टिंग करने के बाद डिसाइड कर रहा है कि मैं किस आर्टवर्क के ऊपर, किस एडसेट के ऊपर, किस ऑडियंस के ऊपर अपना एड दिखाऊं। बट एडसेट लेवल के ऊपर मैं जाके फेसबुक को मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि भाईजान ये मेरी ऑडियंस है, इस ऑडियंस पे तूने इतना पैसा लगाना है, ये मेरा पैसा ना जाया हो या ना हो, तेरा क्या जाता है, तो बस चुप करके पैसा लगा अपना। एड सेट कंपेन लेवल के ऊपर फेसबुक को कह रहे हो कि नहीं यार फेसबुक तुझे ज्यादा पता है, तू ज्यादा होशियार है, मेरे से पुराना है, तो तुझे जो मुनासिब लगता है ना तू वहां पे पैसे लगा दे। जस्ट इस थिंकिंग या इस सोच का फर्क है दोनों पे, ठीक है। अच्छा, एक ऑप्शन और है हमारे पास जो कि है आपकी यम 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 एडवांटेज प्लस कंपेन, ठीक है। हम सेल के ऊपर जाते हैं और यहाँ से हम एडवांटेज शॉपिंग कंपेन को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका मैनुअल जो हमने पहले देखा था उससे स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आप यहाँ इसका नाम दोगे, ठीक है, स्पेशल कैटेगरी कोई नहीं है। वेबसाइट के ऊपर हमने सेल करवानी है, हमारा जो टारगेट है, गोल है, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन है, ये हमारा पिक्सल है, परचेज का इवेंट हमें चाहिए, हम कोई कॉस्ट वगैरह नहीं दे रहे, ठीक है। ऑडियंस हमारी पूरा पाकिस्तान है, हमने पूरे पाकिस्तान में ऐड चलाना है। यहाँ पे आप लाहौर या कराची या ऐड वो नहीं कर सकते, सिटी वाइज नहीं लोकेशन कर सकते, पूरे पाकिस्तान में ऐड चलेगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से इसका बजट दे देते हो, जितना भी आपने बजट रखना है, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट। फिर आपने इसको शेड्यूल करना है, नहीं करना उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर अवेलेबल ऐड, यहाँ से आप इसका ऐड क्रिएट करते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर कोई एग्जिस्टिंग ऐड नहीं पड़ा हुआ। अगर आपने ऑलरेडी कोई शॉपिंग ऐड चलाए हुए हैं तो वो सारे ऐड यहाँ से आ रहे होते हैं, पिछले एड्स का भी डाटा यहाँ से उठा के इस पे लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ से इसको आप नेक्स्ट करोगे, कोई डिटेल टारगेटिंग, कोई लोकेशन, कोई जेंडर, कोई एज, कुछ भी नहीं पूछता, सिर्फ पूछता है पैसे कितने लगाने हैं, कन्वर्जन गोल इवेंट्स वो क्या है, और लोकेशन क्या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप अपने पेज वगैरह का नाम दे दिया। एग्जिस्टिंग कैंपेन के ऊपर चलाना है या आपने न्यू ऐड क्रिएट करना है। न्यू ऐड में आप यहाँ से कैटलॉग क्रिएट सेलेक्ट करोगे, यहाँ से आप उसका कैरोसेल सेलेक्ट कर लो। आपके जो
प्रोडक्ट्स हैं वो कैटलॉग से ऑटोमेटिकली यहाँ पे आती जाएंगी। किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट सेट को आपने अगर मार्केट करना है तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आप। जैसे सेटअप यहाँ पे बना के हमने कल बनाए थे कैटलॉग के अंदर। 100,999 999, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी हेडलाइन वगैरह दे दो, यहाँ से अपनी इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह दे दो, और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दोगे और इस ऐड को चला दोगे। तो ये आपकी एडवांटेज प्लस है। ये ऑडियंस, लोकेशन, बजट, जेंडर, टारगेटिंग सब कुछ खुद से डिसाइड करता है। हमने जस्ट अपने क्रिएटिव सेलेक्ट करने हैं, कैटलॉग सेलेक्ट करनी है, डिस्क्रिप्शन वगैरह कंटेंट लिखना है, और बजट बताना है, पैसा कितना है, लोकेशन बतानी है। बाकी सारी की सारी चीज़ें फेसबुक खुद से डिसाइड करता है। आपकी जो शॉपिंग कैंपेन, ये एडवांटेज कैंपेन है, अ, अभी जो इसके रिजल्ट अगर आप मेजर करो कि आप जो मैनुअल कैंपेन बना रहे हो और जो शॉपिंग कैंपेन बना रहे हो, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक अभी इसकी रिजल्ट जो ये दे रहा है वो 30% दे रहा है। ठीक है, अभी तक जो इसका रिजल्ट दे रहा है वो 30% तक रिजल्ट दे रहा है। जिस टाइम ये 50% या 60% रिजल्ट देना शुरू होगा, फिर आपके पास वो मैनुअल कैंपेन बनाने की ऑप्शन खत्म हो जाएगी, और अल्टीमेटली ये होना है। फेसबुक का जो अल्टीमेटली गोल है एडवर्टाइजर्स के लिए वो यही है कि एडवर्टाइजर से आप ज़्यादा सवाल जवाब नहीं पूछो। वो डिटेल टारगेटिंग में कंफ्यूज है, वो लोकेशन में कंफ्यूज है, वो जेंडर में, एज में, इन तमाम चीज़ों में वो कंफ्यूज है। उससे सिर्फ ये पूछो यार तूने किस बुल्क में ऐड चलाना है, तेरे पास डेली कितना पैसा है लगाने को। ठीक है, तुमने जो इमेजेस या वीडियोस या कंटेंट है, अपना कंटेंट मुझे दो, मैं उसको एनालाइज करूंगा और आपकी टारगेट ऑडियंस तक आपके ऐड को बेहतरीन तरीके से मैं पहुंचाऊंगा। ये है फेसबुक अल्टीमेट गोल। और आई गेस कि ये चीज़ें बहुत जल्दी अप्लाई हो जाएंगी, और बहुत जल्दी मतलब इनका ना रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। 20% सर रिटर्न तो कम ऐसे सारी करना है, मैंने चीजें ऑटोमेशन कुकीज। प्लगइन्स ऐप भी रिकमेंड करते हैं यार। इस टाइम कोई आपके लिए एप्लीकेशन नहीं है, कोई प्लगइन नहीं है, सारी की सारी चीज़ें बहुत आसान है, इनको मैन्युअली करो। प्लगइन्स वगैरह की ज़रूरत तब आपको पड़ेगी जब आप एक थोड़े से अच्छे लेवल के ऊपर जा रहे हो, जब आपके पास थोड़ा सा पैसा ज़्यादा आ रहा है, आपकी एडवर्टाइजमेंट और ऑर्डर्स का फ्लो ज़्यादा हो रहा है, तब आप प्लगइन्स वगैरह और उन चीज़ों के ऊपर जाओगे। इवॉन थीम मैं आपको रिकमेंड करूंगा, उसको डाउनलोड कर लो, खरीद लो थीम को। $65 के $70 की वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और लेपर्ड में एक अकाउंट खोलना है, लेपर्ड में खोल लो, टीसीएस में खोल लो, ब्लू एक्स में खोल लो, और पोस्ट एक्स में या कॉल कुरियर में। ठीक है, इसमें आप सर अकाउंट। आपके लिहाज से कौन सा बेस्ट है ये कोरियर के यार लिए? सारे ही बेस्ट है और सारे ही गंदे हैं। पाकिस्तान में कोई भी कोरियर कंपनी अच्छी नहीं है और कोई भी कोरियर कंपनी बुरी नहीं है, इनके हालात बुरे होते हैं। इस टाइम आपका टीसीएस सर अच्छे सर टीसीएस लेपर्ड पैसे नहीं देता। यार लेपर्ड वो दिन भी थे कि एक दिन में दो दो चेक क्लियर होते थे, एक दिन में दो दो पेमेंट लगती थी। अब वो दिन भी है कि एक एक हफ्ते बाद आपका एक एक पेमेंट लगती है। मेरे पर्सनली लेपर्ड पे पिछले 4 चेक लगे हुए हैं, हर 3 दिन बाद मेरे अकाउंट पे चेक वो अमाउंट शो हो जाती है। 3 दिन बाद शो होती है, 2 दिन बाद वो पैसे मिलते हैं, 5 दिन बाद पैसे आ रहे हैं एक्चुअली में। पिछले 4 जो पेमेंट्स लगी हुई है ना, उसमें से सिर्फ एक पेमेंट आई हुई है, 3 पेमेंट्स नहीं आई हुई। लेपर्ड के हालात इस टाइम बुरे चल रहे हैं। ठीक है, बट वो हमेशा बुरे हालात नहीं रहेंगे। टीसीएस के इस टाइम अच्छे हालात आने वाले हैं। कॉल कोरियर या पोस्ट टैक्स इस टाइम अपने अच्छे हालात में है, क्योंकि फंडिंग मिली हुई है अच्छी खासी। जो लास्ट फंडिंग उठाई थी इन्होंने वो $102 मिलियन की थी। तो वो 3-4 साल तक तो ये पैसा चलेगा, उसके बाद फिर ये दोबारा से स्ट्रगलिंग ब्लू फेज एक्स भी जाएंगे। अच्छे हालात में। हैं? ब्लू एक्स भी अच्छे हालात में, वो भी हर 3 दिन बाद लाजमी लाजमी दे ही देता। हाँ, ब्लू एक्स का ना मसला ये है कि ब्लू एक्स ने बहुत स्मार्टली प्ले किया। ब्लू एक्स पहली कंपनी थी पाकिस्तान में जो कि स्पेसिफिकली
ई कॉमर्स के लिए बनी थी। ये बनाई थी इमरान मूसा बख्श ने। और बहुत ब्रिलियंट माइंड है वो उसका, वो मैं मतलब उसके दिमाग का फैन हूँ। एक दो दफा मैं उससे मिले हुए हैं, इमरान भाई अपना दिमाग मुझे दे दो। ठीक है, तो उसने उस टाइम बनाई। उसने अपने सर के ऊपर कोई ओवरहेड चार्जेस नहीं डाले, जिस तरह लेपर्ड वाले या टीसीएस वाले या इवन कॉल कोरियर भी। देखा यार, आज के दिन में 20 ऑर्डर आए हैं, चलो यार 20 बंदे हायर कर लो। वो 20 ऑर्डर जैसे ही सेल का टाइम खत्म होगा, अभी ईद के लिए बहुत एकदम से हाइप मच गई। ठीक है, उन्होंने जी 150-200 बंदा लेपर्ड ने हायर कर लिया। ये इन्होंने किया था पिछले आपके ये वाइट फ्राइडे के टाइम पे। उसके बाद से उनके हालात खराब है कि यार उनको नजर आया पिछले साल वाइट फ्राइडे में हमारे पास इतना ऑर्डर था, इस साल इतना ऑर्डर होगा, 80 राइडर हायर कर लो, लाहौर में 80, कराची में 80, 20 इस्लामाबाद में, इस तरह करके 600-700 राइडर हायर कर लिया। अब नो डाउट उन्होंने वाइट फ्राइडे का टाइम बहुत अच्छा गुजारा। वो इतनी राइडर की फोर्स थी और सारा था, डिलीवरी इंस्टेंट हो रही है, पैसा आ रहा है और सारी चीजें चल रही। बट वो जैसे ही जनवरी फरवरी में काम बंद हो गया, वो राइडर वेला बैठा हुआ है, उसको सैलरी चाहिए अपनी। ठीक है, तो उस हिसाब से मार्केट से काम आने लगा, क्योंकि ऑर्डर नहीं है अब। ऑर्डर अब आने हैं ईद के टाइम में। तो बीच का जो 2-4 महीने है वो तो सारा खर्चा जेब के ऊपर आ गया, तो वहां से डिस्टर्ब हो गए। आपका जो मनी मैनेजमेंट था वो बिगड़ गया। तो इमरान मूसा बख्श को जो कमाल हासिल है ना, वो था मनी मैनेजमेंट के ऊपर। खैर ब्लू एक्स अभी उसके पास मैनेजमेंट में वो नहीं है, काफी हद तक बेच चुका है। और अब वो जा रहा है पेमेंट गेटवे और फिनटेक की तरफ विद आदम दाऊद। सर ब्लू एक्स वाले तो एडवांस पेमेंट भी कर रहे होते हैं। ये कहते हैं कि आपने हमें पार्सल दे दिए, भले अभी वो डिलीवर भी नहीं हुए, आप मुझसे हमसे ले लें 80% पैसे एडवांस में। ब्लू पे के नाम से इन्होंने शुरू किया है। ये पोस्टेक्स को देख के की है, और ये कोई इतना कामयाब मॉडल नहीं है बेसिकली। ये बस एक लालच है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि वो इतने अच्छे हैं, वो अपनी जेब से आपको पैसे देंगे? वो किसी का पैसा आपको देंगे? घुमा रहे हैं ना, खेल रहे हैं। इस पूरे फार्मूले हम्म। को मनी मैनेजमेंट ही कहते हैं। ठीक है, तो देखो इन इन इनके ना अंदर की चीजें, एक मुझे एक बंदे ने बड़ी डिटेल इन चीज़ों के बारे में ना, मतलब एक स्पेसिफिक टॉपिक है उसके बारे में कुछ 4-5 घंटे उसने मेरा सर खाया था। उसने मुझे ट्रेन किया, या सेशन दिया, या इस तरफ ध्यान बढ़ाया। वो कहता था हर चीज़ का बीटीएस देखो। बीटीएस क्या होता है? बिहाइंड द सीन, बिहाइंड द कैमरा। कैमरे से पीछे हम्म। क्या चल रहा है, कैमरे से के पीछे क्या हो रहा है। ठीक है, उस चीज को देखो और उस चीज को समझो, आपको चीजें समझ में आना शुरू होंगी। मैं एक स्टूडियो में गया था, प्रोडक्शन हाउस था एक, वहां पे गया था। और वहां पे ना वो किसी ड्रामे की एडिटिंग कर रहे थे, जो टीवी पे ड्रामे नहीं चल रहे होते, उनकी एडिटिंग हो रही थी वहां पे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा वो इंटरेस्ट मेरा क्रिएट हुआ, वो था ये सबा कमर का बागी ड्रामा। उसकी एडिटिंग थी, पता नहीं कौन, छठी के 7वीं एपिसोड थी। अब वो उसके ड्रामे की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट हुआ। अब मैं उसको देख रहा हूँ कि हर जो सीन था ना एक, वो मैक्सिमम 2 सेकंड का सीन होता था, मैक्सिमम 2 सेकंड। 2 सेकंड के बाद उसको कट किया, दूसरा सीन उसके साथ जोड़ा। तो इसी तरह 1.5 सेकंड, 2 सेकंड, 2.2 सेकंड, इस तरह के ना छोटे 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 क्लिप्स बना के उसको वो जोड़ते थे। अब वो पूरे सेशन, वो पूरे उसने जो आपका जो एक सीन रिकॉर्ड होता है ना, वो कम से कम 6-7 दफा डिफरेंट एंगल से रिकॉर्ड होता है। उसके एक शॉट के 2 सेकंड का एक शॉट था, और उसके 6-7 रीटेक होते हैं, डिफरेंट एंगल से रीटेक होते हैं। फिर एक बंदा जो एडिटर है, एक बंदा नहीं होता, खैर पूरी टीम होती है, उस एक सीन को वो बार 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 रिपीट करके देख रहे हैं, और हर जितने भी रिकॉर्ड किए हुए सबको देख रहे हैं, जो बेस्ट होगा, जो पिछले सीन के साथ मैच कर रहा है, फिर जो अगले सीन के साथ मैच कर रहा है, उसको फिट करना है। तो एक एपिसोड का मेरे ख्याल से जो टोटल मैंने ड्यूरेशन वहां पे 4 घंटे बैठ के देखा था, वो 4 के 5 मिनट का सिर्फ एडिट हुआ था। मतलब अगर 40 मिनट का पूरा है तो उसको 1 हफ्ता चाहिए होता है उसको एडिट करने के लिए। ठीक है, तो चार चार के का 5 घंटे में सिर्फ वो 5-6 मिनट का एडिट हुआ था। और उसने कहा था यार ये सबसे आसान पोर्शन था, इसमें लंबे लंबे सीन थे। 2 सेकंड का वो कह रहे थे लंबा सीन है। तो वो अच्छा, तब से जब से उस टाइम के बाद से ना,
मैं टीवी देख रहा हूँ, ड्रामा देख रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ ना, तो वो मूवीज के इंटरेस्ट से ज्यादा ये इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है कि यार ये कट हुआ, यहाँ से ये एंगल दूसरा चेंज हो गया, ये तीसरा एंगल चेंज हो गया, यहाँ पे ये सीन 2 सेकंड का था, ये 5 सेकंड का था, ये 3-4 सेकंड का था। अब ये चीजें चल रही हैं, वो ना फिल्म एंजॉय हो रही है और दिमाग ना उसके बीटीएस के ऊपर, उसकी एडिटिंग के ऊपर चल रहा है। हर चीज का एक बीटीएस होता है, बिहाइंड द सीन होता है। अब उसको समझने की कोशिश करो। यार फेसबुक ऐड क्यों लोगों को नजर आई है, जो मुझे मेरी प्रोफाइल के ऊपर इस टाइम ऐड नजर आया है, मेरे मोबाइल पे क्यों आया है, इसका रीजन क्या है, इसका लॉजिक क्या है, ये किस तरीके से ऐड क्रिएट कैसे हुआ है, इस ऐड के अंदर हुक क्या है, कौन सी ऐसी चीज है जिसको देख के मैं अट्रैक्ट हो रहा हूं, मैं भी उसी चीज से अट्रैक्ट होऊंगा। ठीक है। तो इस तरह के, ये जब तक आप ये थिंकिंग पैटर्न अपने अंदर नहीं लेके आओगे, इस तरह से सोचना नहीं शुरू करोगे, तो आप उस अचीवमेंट से उतना दूर रहोगे। ठीक है। तो आप उन चीजों को, आपकी वो अंडरस्टैंडिंग उस तरह की क्रिएट नहीं होगी जो जो कि होनी चाहिए, जो कि आपके लिए एक बेहतर रिजल्ट लेके आ सकता है। आपका वो थिंक प्रोसेस, थिंक टैंक उस तरीके से एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब बात आ गई रिटर्न्स की। अब जो आपका एक स्टैंडर्ड मार्केट में चल रहा है रिटर्न परसेंटेज, वो सुन लो, नोट कर लो, लिख लो, याद कर लो, और अ, उसके हिसाब से आपने अपनी वर्किंग करनी है, या उसके हिसाब से आपने उनको एनालाइज करना है। अच्छा, एक होता है आपका रिटर्न, एक होता है आपका कैंसलेशन। ठीक है। रिटर्न्स क्या होता है कि कस्टमर को आपने ऑर्डर भेजा और वो ऑर्डर कोरियर वाला आपको वापस कर गया कि यार कस्टमर ने लेने से मना कर दिया, या वो अवेलेबल नहीं था, या कोई भी रीजन। एक होता है कि आपने ऑर्डर, आपके पास लैंड हुआ, आपने कस्टमर को कॉल की, कस्टमर ने बोला कि नहीं यार मुझे नहीं चाहिए, मैं मुझसे गफलत हो गई, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, या नहीं मैंने तो ऑर्डर प्लेस, बच्चे ने ऑर्डर कर दिया। हाँ, या बच्चे ने ऑर्डर कर दिया, पता नहीं ऑर्डर जी, या फेक नंबर है, एड्रेस कंप्लीट नहीं है, फोन नंबर कंप्लीट नहीं है। ये होता है आपका ऑर्डर कैंसल। ऑर्डर कैंसलेशन रेट पाकिस्तान में जो स्टैंडर्ड रेट है वो 6 से 8% है। हम हाईएस्ट ले लेते हैं 8%। आपका जो रिटर्न रेशो है वो 10 से 12% है। ठीक है। दोनों मिला के 20% बनता है आपका रिटर्न और कैंसलेशन। आपके जो इतने बड़े ब्रांड्स चल रहे हैं, ठीक है, लाइक गुल अहमद हो गया, आरडी हो गया, डिफरेंट जो ब्रांड्स आपके चल रहे हैं, उस पे जो रिटर्न रेशो है वो 22 से 25% है। ठीक है। 22 से 25% आपका रिटर्न रेशो है। जितने ज्यादा आपके ऑर्डर्स आते बढ़ते जाएंगे, उतना आपका रिटर्न रेशो भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसका रिटर्न का एक रीजन होता है, वजह होती है। ठीक है? ये मेरे वो ई कॉमर्स वाले सेशन में, आप वो 4 सेशन देना है, उसमें भी डिटेल में कोरियर की वर्किंग, और कोरियर से कैसे आपने एनालाइज करना है, रिपोर्ट्स कैसे बनानी है, कोरियर को कैसे पकड़ के रखना है, रिटर्न रेशो, डिलीवरी रेशो कैसे कंट्रोल रखना है, डिटेल में उनको बताया गया। यहाँ पे मैं आपको छोटी सी शॉर्ट सी समरी बता देता हूँ। आपके पास कोई भी ऑर्डर आएगा, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर 2 कॉल्स करनी है, ठीक है, और 2 व्हाट्सएप मैसेज करने हैं। पहली कॉल, ऑर्डर आने के डे टाइम में ऑर्डर आ रहा है, डे टाइम आपके लिए रात 10 बजे तक है। ठीक है। अगर रात 10 बजे तक ऑर्डर आ रहा है, तो अगले 2 घंटे में, 3 घंटे में उसको आपकी तरफ से फर्स्ट कंफर्मेशन कॉल जानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, सर ये बात कर रहे हैं, हाँ जी ये बात कर रहा हूँ जी, मेरा नाम ये है और मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। जैसे कोशिश किया करो स्टार्ट में ही अपना नाम बता दिया करो, ज़्यादातर फीमेल्स है ना, तो वो अननोन नंबर या उससे थोड़ा सा उनको डर खौफ भी आता है। तो अब जैसे ही कॉल करते हो, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ये है और मैं इस कंपनी से बात कर रहा हूँ, हम ये सब मुखातिब ये सब बात कर रहे हैं जी, आपका एक प्रोडक्ट का ऑर्डर आया था, ये प्रोडक्ट का नाम है, ये उसकी प्राइस है, ये उसके डिलीवरी चार्जेस हैं, ये टोटल पैसे बनेंगे, आपके ये घर का एड्रेस है, और वो घर का एड्रेस पूरा बोल के बताओ उसको। सर मकान नंबर ये लिखा हुआ है आपने, हाउस नंबर ये है, गली नंबर ये है, ये आपका फ़ोन नंबर है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, आपका ऑर्डर ऑर्डर वेरीफाई कर दूँ, कंफर्म कर दूँ, आपको शिप करने रिसीव कर लेंगे आप। ठीक है। एड्रेस कंप्लीट होना चाहिए,
इनकम्प्लीट एड्रेस पे बोलो कस्टमर से, लड़ो उससे कि सर नहीं मुझे आप कंप्लीट एड्रेस दें, नहीं तो मैं आपको ऑर्डर शिप नहीं करूंगा। वो आपको ये कहेगा यार मैं मंगवाता हूँ इसी एड्रेस पे भिजवा दो। बोलो सर मैं नहीं भिजवाता, आप मंगवाते होंगे बट मैं ऐसे नहीं भिजवाता। बहुत सारे एड्रेस हैं, हाउस नंबर 1 फैसलाबाद पंजाब, भिजवा दो जी इस पे, मुझे मिल जाता है जी आप भिजवा दो। हो सके सर कौन से हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, गली नंबर, मोहल्ला कौन सा है, एरिया कौन सा है, ठीक है, ये सारी चीजें आपके लिखना जरूरी है, ठीक है। फिर आप उसको बोलो सर इस नंबर के अलावा कोई और नंबर लिखवा दें कि अगर आप इस ये फोन नहीं मिल रहा या अवेलेबल नहीं है, ये सिग्नल प्रॉब्लम है, तो राइडर आपके किसी और दूसरे नंबर पे रब्ता कर ले, घर में बाप बहन भाई अंकल आंटी मियाँ बीवी बच्चे किसी के नंबर से आपसे वो रब्ता कर ले, ठीक है। तो एक नंबर आपको एडिशनल नंबर लाजमी उसे मांगो, कंप्लीट एड्रेस लो उससे, मकान नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, घर के पास कोई स्कूल मस्जिद मंदिर चर्च, कुछ भी लैंडमार्क मशहूर जगह, को बाजार मार्केट स्कूल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आप उससे कंप्लीट एड्रेस लो। फिर जैसे ही आपने ऑर्डर वेरीफाई कर दिया, अब आप उसको एक व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दो। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो दोबारा से डाली थी, ये वीडियो मैंने 2016-17 में भी बना के डाली हुई थी, ठीक है, और दोबारा से मैंने एक वीडियो कल परसों कुछ दिन पहले अपने यूट्यूब चैनल पे मतलब डाली। वो जो व्हाट्सएप के लिए आपने व्हाट्सएप लिंक के लिए, बनाने की आपने। हाँ, कि आपने एक एक्सेल के ऊपर छोटा सा एक कैलेंडर बना लिया, आप उस पे के ऊपर आप क्लिक हाँ, करोगे, आप व्हाट्सएप के ऊपर चले जाओगे, आप बिल्ट इन मैसेज बना के रख लो, कॉपी पेस्ट करो और उसको मैसेज भिजवा दो। व्हाट्सएप के मैसेज हर बंदा देख, हाइपर लिंक। ठीक है, व्हाट्सएप के मैसेज हर बंदा देखता है। उस वीडियो को देख लो, बहुत आसान है तरीकाकार उसको बनाने का। आप उसको वीडियो को बना अपना एक्सेल के ऊपर वो बना लो, अपने पास जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं आपके पास, जैसे ऑर्डर आता रहता है उसका आप ऑर्डर डिटेल्स वहां पे डालते रहो, उसका लिंक क्रिएट होगा, लिंक पे क्लिक करो, मैसेज कॉपी करो और पेस्ट कर दो, ठीक है। आपको इसके व्हाट्सएप के प्लगइन लेने की जरूरत नहीं है, आप इस तरह डायरेक्टली काम कर लो। उसके बाद दूसरी कॉल करो, आप जिस टाइम ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हो, और कोशिश ये करो, टारगेट इस चीज को बना के रखो कि ऑर्डर लैंड होने के 24 घंटे के अंदर अंदर मैं उस ऑर्डर को डिस्पैच कर दूं, ठीक है। आपका राइडर नॉर्मली 3 बजे से 5 बजे 6 बजे के बीच में आपसे आके पिकअप करता है, ठीक है। आपके पास अगर 10 प्रोडक्ट हैं जिनके ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप एडवांस में रात को बैठ के उन 10 प्रोडक्ट को पैक करके रख दो, ताकि आपके पैकिंग का नेक्स्ट डे का टाइम बचे। रात में ऑर्डर आपने कंफर्म किया, वो उनके सीएन बना के प्रिंट करके रख छोड़ो, यार नेक्स्ट डे सिर्फ सीएन चिपकाऊंगा और ऑर्डर, मतलब अपने काम को एफिशिएंट कर लो, ठीक है। मैं कोविड के टाइम पे घर पे बैठा हुआ था, तो मैं कुछ 2-4 ब्रांड्स अपने 4 साल की इन्वेंट्री में घर पे ले आया। एक बच्चों वाला था, ये ऑर्गेनिक भी शुरू किया था, और उस पर मेरे पास ये जैकेट्स और ग्लव्स वाले वो थे, और मेरे पास जीन्स की एक मैंने एक ब्रांड छोटा सा बनाया था, वो चला रहा था। तो मैंने वेले बैठ के ना मैं पैकिंग करता रहता था, ऑर्डर्स को खुद से पैक करके बस शेल्फ में अलमारियों में रखता रहता था, नंबरिंग उनके ऊपर डाल दी, एसक्यूयू नंबर सीक्वेंस वाइज बना लिए। अब जैसे ही ऑर्डर आया, सिर्फ मैंने उसके एसक्यूयू नंबर देखा, अलमारी खोली, वहां से एसक्यूयू नंबर वाइज सारी सॉर्ट करके रखी हुई थी, अलमारी से वो चीज़ उठाई, उसको पैक किया, शॉपर में डाला और आगे भिजवा दिया, ठीक है। मेरे पास ऐसा भी होता था कि राइडर नीचे दरवाजे पे खड़ा होता था, और उस टाइम 1 मिनट पहले जो ऑर्डर मैंने वेरीफाई किया, उसी टाइम उसको मैंने बोला राइडर को 2 मिनट रुक, 2 पार्सल और लेके आ रहा हूँ ऊपर से, उसी टाइम उनको प्रिंट निकाले, सारा पैक पड़ा हुआ था, टेपे लगाई और उसको जाके दे आया। मतलब 2:55 पे ऑर्डर आया और 3 बजे मैंने उन ऑर्डर को डिस्पैच भी कर रहा हूँ, ठीक है? अपने काम को आप इस तरीके कार से एफिशिएंट रखो। शॉपिफाई की मोबाइल एप्लीकेशन आपके मोबाइल में इंस्टॉल है, उसको नोटिफिकेशन ऑन करो, हर ऑर्डर पे आपको नोटिफाई आ रहा है। एक ऑर्डर मुझे आया था ये बेबीज मार्ट के ऊपर ही, रात को 1:15 बजे, जैसे ही ऑर्डर आया शॉपिफाई में, उसका मोबाइल हाथ में था, नोटिफिकेशन आया, वो खोला, कस्टमर का देखा, मेल ने ऑर्डर किया हुआ था, मैंने उसी टाइम उसको कॉल में ला दी अपने मोबाइल से, सलाम वालेकुम सर, बेबीज मार्ट से बात कर रहा हूँ, आपने ऑर्डर किया है। तो यार ये को टाइम है ऑर्डर कंफर्मेशन करने का? मैंने कहा सर ये को टाइम है आपके ऑर्डर प्लेस करने का, आप जिंदा हो ना, आप जाग रहे हो, आप तभी आपने ऑर्डर प्लेस किया है, तो मुझे बताओ लेना है या नहीं लेना। ये तो ऐसी तफरी भी करते हैं ना लोगों के साथ। तो हार्ड वर्क नहीं करो, स्मार्ट वर्क करो, अपने अंदर काम चोरी लेके आओ,
ठीक है, और उस काम चोरी को आप बैलेंस करो ऑटोमेशंस के साथ। काम चोरी किया है यार, मैं एक एक नंबर अपने मोबाइल में सेव करूं, फिर व्हाट्सएप पे ढूंढूं, फिर उसके लिए मैसेज लिखूं। मैं इस काम को चोरी करना चाहता हूं, मैं काम चोरी करूंगा, मैं इतना लंबा काम नहीं करूंगा। अब इस काम तो करना है, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज तो करना है, बट इस काम चोरी को मैं बैलेंस करता हूँ, मैं एक एक्सेल बना लेता हूँ, मैं एक छोटा सा ऑटोमेट सिस्टम बना लेता हूँ, उसके थ्रू मैं मैसेज करता हूँ। दूसरा मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं लैम चैट के नाम से एक प्लगइन है, एक वटाई के नाम से, वटी, वट WATTI, वटी के नाम से एक प्लगइन है शॉपिफाई का। वो आपके व्हाट्सएप की ऑटोमेशन कर देता है। जैसे ही ऑर्डर आएगा ऑटोमेटिकली उसको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज चला जाएगा। उसकी कॉस्ट है आई थिंक $50 के $60 पर मंथ चार्ज करता है वो। ठीक है, लैम चैट है, उसके फुल ऑप्शनल जो है वो मेरे ख्याल से 160 या $170 का है, बड़ा पैकेज जो है। ऑब्वियसली यार वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, वो बड़े ब्रांड्स अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मेरे पास डेली के 5 ऑर्डर, 10 ऑर्डर, 20 ऑर्डर हैं, तो मैं मैनुअली उनको व्हाट्सएप के ऊपर एक्सेल बना के वर्किंग कर लेता हूँ। ठीक है, तो स्मार्ट वर्किंग इस तरीके कार से करो। अच्छा, जो सर कोई रिटर्न ऐसी ऐप है, कोई कैसी? ऐसी ऐप है कि जिससे शॉपिफाई से डायरेक्ट अपना गूगल शीट में इंपोर्ट हो जाए ऑर्डर्स? जेपियर, पर वो भी कॉस्टली है। इस ज्यादा कॉस्टली है? इस तरह की जितनी ऑटोमेशंस आपके दिमाग में आती है ना, कि यार फेसबुक पे लीड ऐड चला रहा हूँ ऑटोमेटिकली गूगल शीट में ऐड हो जाए, शॉपिफाई से वो डाटा उठा के ऑटोमेटिकली एक्सेल में डाल दे, एक्सेल से डाटा उठा के वहां पे डाल दे, तो ये सारे काम जेपियर करता है। जेपियर, तो जिपर हो गया, आई थिंक यही है। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। अभी देखो ये आपको क्या क्या ऑप्शंस दे रहा है, इतनी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेशन करता है। 7142 गूगल शीट का है, जीमेल का है, ठीक है, स्लैक है, गूगल ड्राइव है, ठीक है, ये देख लो, मेल चिम के साथ, ट्रेलो के साथ, हर एक एक चीज के साथ ये लिंक करते एक दो क्वेश्चन थे हैं। मेरे और। दूसरा, अगर कोई आपको स्पेशल क्रिएट करवाना है इससे, ठीक है, अब इसका फेसबुक के ऊपर हमने एक यूज किया था, और जेपियर यूज किया था, और मैनी चैट यूज किया था। ठीक है, अब वो क्या था, गुल अहमद के टाइम पे एक क्रिकेट मैच चला था कि आप, पाकिस्तान जीतेगा या नहीं जीतेगा, यस और नो में जवाब दो। अगर पाकिस्तान जीत गया और आपने यस लिखा हुआ, तो आपको एक डिस्काउंट वाउचर मिलेगा। अगर पाकिस्तान जीत गया और आपने नो लिखा हुआ तो नहीं मिलेगा, पाकिस्तान हार गया और आपने यस लिखा हुआ तो भी नहीं मिलेगा, मतलब सही जवाब दोगे तो मिलेगा। अब उसके ऊपर तकरीबन कोई 17,000 के 18,000 कमेंट्स थे। ठीक है, अब एक एक को खोलो, उसका इनबॉक्स में जाओ और उसको मैसेज करो कि ये आपका कोड है, ये आपने वाउचर विन कर लिया, तो वो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, अब उस पे जेपियर से सारे का सारा डाटा उठाया, उसके ऊपर एक कोड लगाया, क्रिएट किया, एक फिल्टर क्रिएट किया कि जिसने यस लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ उनको मैसेज जाए। वो सारा डाटा जेपियर ने फिल्टर करके दिया मैनी चैट को। मैनी चैट ने सारे सबके वो आईडीज वहां से उस कमेंट से उठाए और ऑटोमेटिकली सबको मैसेज करना शुरू कर दिया। इसकी जो टोटल कॉस्ट लगी थी वो 250 के $260 लगी थी इस इंटीग्रेशन की, बट वो सदियों का काम कुछ मिनटों में हो गया था। जैसे दो अच्छा, क्वेश्चन जेपियर में है। दूसरा ये होता है कि आप इनसे ना कुछ आपने ऐसा कस्टमाइज सिस्टम बनवाना है कि यार मुझे चाहिए कि यहाँ से डाटा उठाए, उसके ऊपर ये ट्रीटमेंट हो, और उसके बाद उसका ये इनपुट और ये आउटपुट हो। वो पूरा आइडिया आप इन लोगों के साथ चैट में जाके शेयर करते हो ना, तो आपको ये कस्टमाइज क्रिएट भी कर देते हैं। ठीक है, रिसीव नोटिफिकेशन और ये व्हाट्सएप की भी है। ठीक है, तो हर चीज जो जो आपके दिमाग में आ सकती है ना कि यार इंटीग्रेशन डाटा के ऊपर, वो सारी की सारी ये जेपियर के ऊपर आपको मिल जाएगी। नहीं मिलेगी तो ये आपको जैसे मेरा क्रिएट दे देंगे। अच्छा बट सर, मेरा एक क्वेश्चन था। है, ये है थोड़े से महंगे, ये सस्ते नहीं है।
आपने कितने टास्क करवाने हैं? मैंने इसे 100 टास्क करवाने हैं। इधर आओ। 750 टास्क करेगा इतने में, इतने टास्क करेगा इतने में। आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर, यहाँ से कांटेक्ट करके इनको अपना पूरा प्लान बता दो। ये आपके लिए कस्टमाइज चीज़ें भी बनाते हैं, डेवलप भी कर देते हैं। खैर, अच्छा, दूसरा आपका जो रिटर्न है, जो आपका 12 से 15% रिटर्न आता है, उन रिटर्न्स के कुछ जेन्युइन रीजंस भी होते हैं। ठीक है, सारे के सारे फेक रीजंस नहीं होते, सारे के सारे फेक रिटर्न नहीं होते। ठीक है, कुछ जेन्युइन रिटर्न भी होते हैं। अब जेन्युइन रिटर्न क्या है? यार मैंने एड्रेस इनकम्प्लीट था, मैंने आगे ऑर्डर को बगैर एड्रेस वेरीफाई किए हुए, फ़ोन नंबर गलत था, फ़ोन नंबर पे मैंने वेरीफाई किए हुए, कस्टमर ने गलती से दो प्रोडक्ट ऐड कर दी, उसने एक ही प्रोडक्ट लेनी थी, मैंने उससे वेरीफाई नहीं किया, कस्टमर को डिलीवरी चार्जेस उसने नहीं देखे हैं, जिस टाइम उससे घर पे पहुंचा तो उसको पता चला इसमें डिलीवरी चार्जेस भी हैं, या 200 रुपये एक्स्ट्रा मैं क्यों पे करूँ, मैंने नहीं लेना। ठीक है, तो ये जेन्युइन रीजन है जिनको आप कवर कर सकते हो। आपका 2-3% रिटर्न यहाँ से लेस हो जाएगा। अगर आप ये काम नहीं करते हो तो 15 की जगह आपका रिटर्न रेशो 20% या 22% पे पहुंच जाएगा। अगर आप ये काम करते हो तो 5-7% आप यहाँ से निकाल सकते हो। दूसरा रीजन क्या है आपका? एक तो ये अपना CS वगैरह और वो चीजें कर लेते हो। कुछ जेन्युइन रिटर्न्स भी होते हैं। ठीक है, मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया, वो राइडर मेरे ऑफिस के बाहर आया मुझे डिलीवर करने के लिए, मुझे कॉल्स कर रहा था, मैं मीटिंग में था, मैंने कॉल अटेंड नहीं की, वो रिटर्न हो गया। मुझे वो कॉल करता रहा, उस टाइम मैं मस्जिद गया हुआ था, नमाज पढ़ रहा था, मैं मस्जिद से बाहर निकला, देखा यार 4-5 मिस कॉल्स आई हुई थी, राइडर था, ऑर्डर रिटर्न हो गया। ठीक है, ऑर्डर मेरे घर पे डिलीवर करने आया, उसको मैंने कहा यार मेरे पास पैसे नहीं है अभी, कैश नहीं है मेरे पास, आप ना मुझे शाम को आके दे दो तो मैं ATM से पैसे ले आऊंगा। वो वापस नहीं आएगा, वो रिटर्न हो गया। ठीक है, ये जेन्युइन रीजन है। आपका जो 15% का रिटर्न आ रहा है, लेट्स सपोज उसमें से 7 से 8% ये जेन्युइन रिटर्न होते हैं। ठीक है, फिर इसमें 4 से 5% मसला होता है, वो होता है राइडर्स का। ये एक्चुअल स्टोरी है, मेरे पास ऑफिस में एक राइडर आया। ठीक है, अपना ऑर्डर लेके, अब उसको मैंने ऑफिस में बिठाया, पानी शानी पिलाया, गपशप लगाई, थोड़ा सा ना ऐसी लोगों से इंफॉर्मेशन लेने की आदत है। तो अब वो मेरे सामने बैठा हुआ है, उसने एक पार्सल उठाया, मार्कर उठाया और उस पर लिख दिया फ़ोन नंबर फॉरवर्ड ऑफ, नीचे रिटर्न। मैंने कहा "अरे, इसको तूने फ़ोन किया?" कहता नहीं। मैंने बोला फिर रिटर्न क्यों कर रहा है? वो कहता है उस्ताद इतना दूर है, मैं इतनी दुखवारी करके जाऊंगा। वो उस टाइम बैठा हुआ था गुलबर्ग में, स्विफ्ट का राइडर था, गुलबर्ग में बैठा हुआ था, और उसने अगला डिलीवर करना था बैरिया टाउन का, ये बैरिया टाउन के पास LDA सिटी में। कहते यार इतना दूर मैं जाऊंगा, ऐसी ख्वारी करूंगा, रिटर्न डाल दी, छोड़ दफा करो, नहीं जाता। ये जेनवर रिटर्न होते हैं। ठीक है, मतलब ये राइडर की तरफ से मसले होते हैं, रिटर्न नहीं होता, कस्टमर वेट कर रहा है कब मिलेगा, बट वो राइडर नहीं जाता वहां पे। राइडर गया, उसको एड्रेस नहीं मिला, एक दफा फोन किया, वापस आ गया। इनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है। ठीक है, अब फोन नंबर बंद उसने लिख दिया, आप इसको क्या कंट्रोल करोगे, क्या वेरीफाई करोगे? ठीक है, फिर कुछ रिटर्न्स आपके होते हैं, आपने पास जितने रिटर्न्स हैं, आप उन रिटर्न के ऊपर वर्किंग करते हो या नहीं करते हो, ये चीज़ मैटर करती है, और ये आपका 3 से 4% रिटर्न आपका यहाँ से भी कम हो सकता है। ठीक है, अब को सारी कंपनीज आपको शिपर एडवाइजर देती हैं। अब शायद यहाँ पे कुछ शिपर एडवाइजर में पढ़े हैं। ठीक है? अब वो शिपर एडवाइजर क्या होता है कि आपने अ, चल रहा है, इसको देखते हैं। आपने ऑर्डर दिया और वो ऑर्डर आ गया आपका रिटर्न में, तो ये आपके पास यार बड़ा अरसा हो गया मुझे इन चीज़ों को देखे हुए।
सर जी यहाँ से आपको दोबारा लॉगिन डालना पड़ेगा, फिर होगा आपका वाला पड़ेगा ये ना नहीं अपडेट वो नहीं हुई है। नहीं, वो लॉगिन यहाँ पे सेव नहीं होगा ना, पासवर्ड नहीं याद, मैंने सारे इस पे सेव किए हुए हैं। खैर, अपना आप वो खोलोगे कोरियर अकाउंट तो आपके पास शिपर एडवाइजर आ रहा होता है। ठीक है। अब आपके पास शिपर, जिससे ही आपका ऑर्डर रिटर्न होता है, वो एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए उसी, सर रेडी फॉर रिटर्न की शायद आप बात कर रहे हैं। हाँ, रेडी फॉर रिटर्न भी पड़ा होता है, वो आपके पास शिपर एडवाइजर के उसमें पड़ा होता है। ठीक है। अब जैसे ही आपके पास वो रिटर्न मार्क होता है, आपका पहला जो काम होता है वो ये होता है कि आप उस ऑर्डर को, उसके कस्टमर को कॉल करते हो कि सर ये बंद आपने ऑर्डर लेने से मना कर दिया, ये रिटर्न हो गया, क्या रीज़न हुई, क्यों मना कर दिया। तो वो आपको बताता है कि यार नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैंने नहीं लेना, माइंड चेंज हो गया उसका, नहीं आ रही है इसकी, मुझे इस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। या वो ये कहता है कि यार मैं तो वेट कर रहा हूँ, मेरे पास कोई आया ही नहीं। या वो आपको कहता है कि नहीं यार डिलीवरी चार्जेस आप ज़्यादा ले रहे हो, मतलब कोई भी रीज़न होता हो सकता है उसका। वो रीज़न फाइंड करना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क्या आपका कस्टमर अपना माइंड चेंज कर रहा है, वो ये कहता है नहीं अब नहीं चाहिए, या वो ये कहता है कि यार मेरे पास तो कोई आया ही नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ। अगर आपके पास 10 रिटर्न है तो 3 बंदे एटलीस्ट आपको ये बोलेंगे कि यार मैं तो वेट कर रहा हूँ, मेरे पास कोई आया ही नहीं। ठीक है। फिर आप उसको शिपर एडवाइस में डालोगे कि यार इस ऑर्डर को री अटेम्प्ट करो, ये ऑर्डर कस्टमर को चाहिए, आप उसको पहुंचाओ। ठीक है। फिर उसके ऊपर री अटेम्प्ट होती है। अगर आप वो शिपर एडवाइजर नहीं करते हो तो वो आपके पास वापस आ जाता है। एप्लीकेशन से ही हो जाते हैं वो, दोबारा उनके पास नोटिफिकेशन चला जाता है, हाँ, दोबारा और वो आगे नोटिफिकेशन एक्सेप्ट। चला जाता है कि उसको करो। इसको मैं यार खोलने की कोशिश करता हूँ। ये था, ये है इसका पासवर्ड। सही। ये असल में अकाउंट ना मैंने आगे टीम में दिया है और मुझे खुद जमाना दराज हो गया तो खोल के देखे हुए भी। अच्छा, इसका पासवर्ड निकालता हूँ। अच्छा, और इस कोई सवाल? जैसा कि हो रही था सर एक मल्टी शॉपिंग का। एडवर्टाइजर एड्स का एक टिक होता है, बॉक्स होता है कि उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यार अगर आप उसको मल्टीपल पेजेस के साथ लगा रहे हो, अगर वो बेसिकली जरूरत आपको पड़ती है कि आपने किसी इन्फ्लुएंसर से, किसी ब्लॉगर से एक वीडियो उसके प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करवाई है। ठीक है। फिर आप उसको अपने प्लेटफॉर्म से एडवर्टाइज करते हो कि जिस टाइम एडवर्टाइज हो रहा है तो उस ब्लॉगर का पेज भी शो हो और उसकी ऑडियंस को भी ऐड नजर आए। अगर आपके पास 2 पेजेस हैं, ठीक है, तो आप फिर के दोनों की ऑडियंस को आपका ऐड नजर आए तो वहां पे उसको यूटिलाइज करते हो। सर तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास आता तो नहीं है जब वो टिक हुआ हुआ होता है कि दूसरे यार पेज की ऑडियंस ऐड करो यार इस तरह। वो बेसिकली आपको तब आप उसको यूज करते हो जब आपका एड पोस्ट करते हुए आप कोलैबोरेशन करते हो उसकी। जिस टाइम आपका एड पोस्ट हो रहा होता है तो आप उसको पार्टनर उसमें देते हो। इंस्टाग्राम पे वो पार्टनर पोस्ट आती है और फेसबुक के ऊपर कोलैबोरेशन आती है कि आप एज अ कोलैबोरेटर दूसरे को ऐड कर रहे हो, तो वहां से वो चीज़ शो होती है आपके पास। अच्छा सर, मेरे एक दो क्वेश्चन थे। वो ये थे, एडवर्टाइजिंग शॉपिंग वाला आपने बताया था, इसमें हमें बस अपना बजट सेट करना होता है, बाकी जो फेसबुक के ऊपर होता है वो जो उसे पूरा थोड़ी तक पहुंचा देती है हमारी ऐड। तो अगर किसी ऐसा कोई है, नीश है, जो भी है, हमारे पास कोई क्लाइंट आता है और उसको मेरे बिजनेस की समझ नहीं लग रही, तो मैं इस पे चला सकता हूँ, बेस्ट रहेगा। सॉरी, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। ये सर जी हमें एडवर्टाइज जो एक तो मैनुअल होती है ना, क्या लिखा होता है इसके ऊपर, एडवर्टाइजिंग शॉपिंग कैंपेन जो थी, इसमें हमें बस बजट डालना होता है अपना। हम्म। एडवांटेज प्लस। तो इस, हाँ एडवांटेज बस। सर इस बार मेरा क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास क्लाइंट कोई आता है, हमें उसकी बिजनेस की समझ नहीं लग रही, तो हम इस पे कर सकते हैं।
कि हम बस बजट डालते हैं वो फेसबुक के ऊपर, वो जिसे दिखाए वो बेस्ट ही दिखाएगा, उसे पता है ना ये जो बिजनेस है इससे मेरा ये बिजनेस, इससे लोगों हाँ तक बिल्कुल, हाँ पहुंचेगा। बिल्कुल कर सकते। देखो जब तक आप उसके ऊपर कोई टेस्टिंग नहीं करोगे ना, वो वर्किंग नहीं करोगे ना, आपको आइडिया नहीं होगा कि आपने उसके ऊपर करना क्या है। अच्छा सर, मैं ना दरअसल मार्केटिंग का कोर्स किया है रिसेंटली। यकीन करें जितना पेड कोर्स पे मैंने पैसे खर्च किए हैं ना, वहाँ तो सिखाते ही नहीं कि जो आपने इस हमें सेक्शन में सिखाया है ना, इस हमें क्लासेस 4 क्लासेस में आपने फेसबुक के बारे में हमें इतना नॉलेज दिया। यकीन करें वो तो पैसे लेकर ये चीजें सिखाते हैं, वो बस ये बता देते हैं ये ट्रैक है आपने यहाँ चलना है। यार देखो, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि कौन सिखाता है कौन नहीं सिखाता, मैंने कहाँ से सीखा कहाँ से नहीं सीखा। इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए सिर्फ ये है कि जो आपने सीखा क्या उसको आप अप्लाई करते हो या नहीं करते हो। ऐसी सर। और ऑनेस्टली नहीं ये सर ये। ये चीज इतनी ज्यादा खतरनाक है ना। ये मुझे एक अल्लामा साहब, काफी मशहूर है पाकिस्तान में, मौलाना साहब हैं एक, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी। आपको वो मुझसे सवाल कहते हैं। मौलाना फजलुर रहमान। नहीं नहीं, अल्लामा। मेरी 2-3 मुलाकातें हुई हैं मौलाना तारिक जमील साहब के साथ। वो मेरे एक दोस्त हैं, उनके फैमिली में वो थे। तो मेरा ना थोड़ा सा इख्तिलाफ है, वो टॉपिक बिल्कुल अलग है। बट उनके साथ जो मुलाकात हुई तो काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस हुई, काफ़ी सारी चीज़ों में उन्होंने मेरी रहनुमाई भी की, काफ़ी सारी चीज़ों में मैंने भी उनकी रहनुमाई की। तो ये लेन देन उनके साथ थोड़ा सा अच्छा रहा। सो क्या मुझसे उन्होंने सवाल पूछा कि बेटा आपको पता है दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ कौन सी है। अब मेरे जहन में ना उस टाइम चला कि कोई जानवर होगा जो खतरनाक, शेर चीता या ऐसा कुछ। वो कहते हैं जो सबसे खतरनाक दुनिया में चीज है ना, वो इल्म है जिसको आप यूटिलाइज नहीं करते हो। वो इल्म है सबसे ज्यादा खतरनाक। और क़यामत वाले दिन आप पे इस पे भी सवाल होगा। अल्लाह आपसे पूछेगा कि अल्लाह ने आपको ये इल्म अता किया, आपने क्या कोई इस इल्म से ऐसा यूजफुल काम किया जिससे आपको या दुनिया में किसी और को फायदा हो रहा हो। ठीक है। या इस पे सवाल कि आपको जो अल्लाह ने इल्म दिया आपने इसको पॉजिटिव यूज क्यों नहीं किया, नेगेटिव यूज क्यों किया। ऐसी सर। तो उस इसके ऊपर भी आपके पास सवाल होगा कि आपने जो सेशंस लिए, आपने कोर्सेज लिए, कुछ भी आपने कहीं से भी आपको नॉलेज, कहीं से भी इल्म मिला, कि आपने उसको यूज किया या नहीं किया। ठीक। तो जो इल्म आपको मिला वो कहीं से भी मिला, ये इसकी बहस में नहीं पड़ो कि यार वो अच्छा था बुरा था। हर यार चीज, हर कोई जो पढ़ा रहा है अपना टाइम लगा रहा है, अपना नॉलेज अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात कर रहा है। ठीक है, उसको भी वो इल्म अल्लाह ने ही दिया। ठीक है, वो अकल, शऊर, वो सारी चीजें, वो सेंस, वो जो बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो आप उसको रखोगे यार, माइंड में यही रखो, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखोगे यार उसने भी मुझे अच्छा सिखाया। मुझे किसी ने एक लफ्ज भी सिखा दिया तो वो मेरा उस्ताद है। ऐसी सर। क्योंकि किसी ने मुझे एक लफ्ज भी सिखा दिया तो वो मेरा उस्ताद है। ठीक है? तो अपने उस्ताद या किसी से आपने सीखा ना, बदगुमान किसी के बारे में कभी भी नहीं होना। नहीं सर वो मेरे कहने का मतलब नहीं था। खैर मैं सर अभी वो एक, थोड़ा सा ना वो मैं, भावनाओं में बह जाता नहीं हूँ। आपके नहीं पाकिस्तान के इस टाइम जो 2 से 3 टॉप लेवल के मेंटोर्स हैं ना, ठीक है, जो जिनको आप टॉप लेवल के मेंटोर्स मानते हो या समझते हो, या सोशल मीडिया जिनको प्रिटेंड करता है, मैं उनकी सर जिनके दो बड़े बड़े ग्रुप्स भी हैं, उनकी बात कर रहे हैं। यार मैं उनके अंदर के हालात जानता हूँ, मैं उनकी असलियत जानता हूँ। जब वो 2015-16 में मेरे पास आए थे तो वो क्या थे, उनको मैंने कहाँ पे रेफर किया, कहाँ पे रेकमेंड किया, और वो किस कहाँ पे बने और कैसे बने, और आज वो, एक तो खैर मैं लिटरली उस दिन फोन करके बोला था कि भाईजान फिरौन नहीं बनो, ठीक है, वापस जमीन पे आओ और इंसान ही रहो। तो खैर देखो हम कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं यार। सर, कट आप बता रहे थे कट मेंटोर के शॉर्ट बारे में। स्टोरी। यार अप्लाई करो चीज़ों को। ठीक है, और कोशिश ये करो कि उसको किसी ना किसी पॉजिटिव वे में चलाते रहो। आपके पास इन्वेंट्री नहीं है इस टाइम, डजेंट मैटर, आप 10-15-20 प्रोडक्ट उठाओ, अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाओ, और उसके ऊपर ऐड चला दो। एटलीस्ट आपको ये पता चले कि जो आप ऐड चला रहे हो उससे रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा। एक आप इन्वेंट्री ले लो, फंस जाओ, ऐड चलाओ फिर भी ना बिके तो वो ज़्यादा नुकसानदेह है। अब बगैर इन्वेंट्री लिए ही ऐड चला दो। ऐसी सर। ठीक है।
आप ये काम अच्छा करें। अच्छा, जी दूसरा सर, मैं ये एक तो दूसरा मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक भिजवाता हूँ। ये हमारे अच्छे भाई हैं, ये इनकी वेबसाइट है, और ये इन्होंने भी लोकल ड्रॉप शिपिंग देना शुरू की। बेसिकली ये मेरे एक इन्वेस्टर है, ठीक है। मैं इनसे बहुत सारी प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट करवाई थी, ठीक है। हम एक मिल के शूज़ का ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं अभी। पिछले कुछ 6-8 महीने से वर्किंग चल रही है। इंशाल्लाह प्लान ये है कि हम ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे, और साथ हम 3 से 4 शहरों में फिजिकल स्टोर्स भी उसके ओपन करेंगे, और इस टाइप की कुछ चल रही है, ठीक है। तो खैर, इनके ये शालम वाली मार्केट में बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है इनका, वहाँ पे बैठे अपने बड़े वेयर हाउस हैं, बड़ी चीज़ें चला रहे हैं। तो इन्होंने ये बॉब विस्टा के नाम से एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है। ये ड्रॉप शिपिंग के लिए कुछ इन्होंने प्रोडक्ट्स यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, कुछ मज़ीद प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसके ये ऊपर, शाला मार्केट में सर जी? हाँ, ये इधर लाहौर में बैठे हुए हैं। तो ये हमें होलसेल दे देंगे, होलसेल ये पंप आपको होलसेल ड्रॉप में? शिपिंग ये आपको ड्रॉप शिपिंग देंगे। नहीं, अगर हम इनसे जाके मिलते हैं शाला मार्केट में, यार उनसे ये बात देखो, करते हैं हम। ये यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ठीक है। ठीक। अब ये नहीं मुझे पता कि वो उस्मान भाई के पास ये खुद होता है, या ये किसी सीएस के बंदे के पास होता है। आप इससे फ़ोन करो। बंदे का नाम उस्मान है, मेरा नाम उमर है, मेरे रेफरेंस से उस्मान भाई से बात कर लो कि जी हम डिप्लॉयड्स के स्टूडेंट हैं, ये उमर साहब ने नंबर दिया है, तो मैं आपसे ये माल लेना चाहता हूँ, या इस तरह की डील करना चाहता हूँ। इस वेबसाइट के ऊपर जाओ, यहाँ पे अपने आप को आप रजिस्टर्ड करो। रजिस्टर्ड करने के लिए आपके पास आपको यूज़र नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड देना पड़ेगा। अगर आप इसके वेंडर बनना चाहते हो तो आप इसके वेंडर भी बन सकते हो। आपके पास अपना माल है, इसके अपनी वेबसाइट पे बेचना है, तो वो आप यहाँ पे बेच सकते हो। इससे ख़रीदना चाहते हो माल, तो आप इससे इस वेबसाइट के ऊपर जाकर रजिस्टर करो अपने आप को। रजिस्टर के लिए यूज़र नेम आप क्रिएट करोगे, फर्स्ट नेम दोगे, लास्ट नेम दोगे, पासवर्ड दे के वेरीफाई करोगे। मेल हो के फीमेल हो वो बता दो, फ्रंट आईडी कार्ड का फ्रंट बैक दे दो, ईमेल एड्रेस दे दो, फ़ोन नंबर दे दो, व्हाट्सएप नंबर दे दो, बिलिंग एड्रेस दे दो, बैंक नेम दे दो, चेक की तस्वीर भिजवा दो, बैंक टाइटल दे दो, आईबीएन नंबर दे दो, और रजिस्टर हो जाओ। जैसे आप रजिस्टर हो गए, आपके पास इनकी जितनी प्रोडक्ट हैं, कल परसों मुझे बता रहे थे कि 600 के 700 प्रोडक्ट अपलोड कर दी हुई हैं, और अच्छे रेट्स के ऊपर दे रहे हैं। आपके पास जैसी ऑर्डर कोई यहाँ से प्रोडक्ट उठा के उसके ऊपर ऐड चलाओ, आपके पास ऑर्डर आएगा, तो यहाँ पे आके आपने इस ऑर्डर को फुलफिल कर देना है, ठीक है। ये तस्वीरें वगैरह और ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी है। यार अच्छा है यार ये, देखो। सूप वगैरह या इस टाइप की चीज़ें ना। अच्छा, ये मेरे लिए ना वो सर चाय डालने में हेल्प करेगा। मैं चाय डालता हूँ ना, तो आधी चाय तो वो देचकी से कप बाहर गिरती है, और आधी कप में गिरती है। सर एक क्वेश्चन था, ये बिगनर को यार आप अपवर्ड और फाइनल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम हमजा है सर जी। क्या नाम है आपका? हमजा। हमजा, थोड़ा हाँ सा जी। माइक माइक के करीब करो अपना मुंह। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि आपके बिगनर आपके को पास ना अपवर्ड और फाइबर में जाना चाहिए। हाँ, आप बोलो। मेरा ये क्वेश्चन था सर जी, आप बिगिनर को अपवर्ड और फाइबर पे जाके सर्विस देनी चाहिए, जैसा कि स्टार्टिंग हमने लिया है अभी यार फेसबुक एड इंस्टा। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है ना कि अपवर्क और फाइवर, अपवर्क को निकाल दो, सिर्फ जो फाइवर है ना, वो है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट लेवल के लिए, ठीक है। अगर आप मैट्रिक और एफए के लेवल इस एज ग्रुप में हो, या आपकी मेंटेलिटी इतनी है, या आपकी इनकम नीड इतनी है, ठीक है। अब आपकी इनकम नीड्स भी होती है कि आप अगर मैरिड हो, आपके 4 बच्चे हैं, तो ये आपकी इनकम नीड है, आपको घर चलाने के लिए इतना पैसा चाहिए। आप फर्स्ट ईयर में हो, स्टूडेंट लेवल पे हो, या आप मैट्रिक लेवल पे, तो आपकी इनकम नीड इतनी है, आपको इतना पैसा ही चाहिए। अगर आपकी छोटी इनकम नीड है, और आप बिल्कुल बिगनर लेवल के ऊपर हो, आप 20 साल से आपकी कम एज है, तो आप फाइबर के ऊपर जाओ एक्सपीरियंस लेने के लिए। अपवर्क अच्छी मार्केट है, ठीक है। थोड़ा से प्रोफेशनल वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, आपको कुछ अच्छे क्लाइंट भी वहाँ पे मिल जाते हैं, बट कंपटीशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा टफ है। मगजमारी बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत करनी पड़ती है, इंतज़ार बहुत करना पड़ता है आपको क्लाइंट लेने में, और फिर वो सब चीज़ों में। मैं पर्सनली
अपवर्क फाइवर को रेकमेंड नहीं करता, पर्सनली रेकमेंड नहीं करता। यार जो लोग अब वहाँ पे बैठे हुए हैं सालों से सदियों से, उनकी प्रोफाइल रैंक हो चुकी है, सारा कुछ कर चुका है, तो वो अब पैसे कमा रहे हैं। न्यू बंदा जाएगा, वो एटलीस्ट उसको 2-3 साल लगेंगे वो मेहनत करने में, एफर्ट करने में। तो वो 2-3 साल का टाइम आप ऐसी चीज के अंदर एफर्ट कर लो जिसका आउटकम आपके पास बहुत ज्यादा अच्छा हो, नंबर 1। नंबर 2, आप किसी प्लेटफॉर्म के मोहताज नहीं हो। अपवर्क ने या फाइवर ने कोई पॉलिसी चेंज की, आपका अकाउंट उड़ा दिया, आप हीरो से जीरो। ठीक है, तो आप किसी के मोहताज नहीं रहो। आपने एजेंसी का काम करना है, आप अपनी वेबसाइट बनाओ, अपना फेसबुक पेज बनाओ, अपने लिंक्डइन से एडवर्टाइज करो, अपने नाम से अपने ब्रांड को एडवर्टाइज करो। अच्छा फिर सर, इसमें कम से आपको कम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें ई कॉमर्स स्टार्ट करने में, शॉपिफाई को? यार जितनी भी है आपके पास वो कम है, बस ये माइंड में रखो। आपके पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट है ना, वो कम है, क्योंकि आप अपने ई कॉमर्स की नीड को पूरा नहीं कर सकते किसी भी तरह। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है गुल अहमद, 6 अरब रुपए की पिछले साल सेल की थी सिर्फ ऑनलाइन वेबसाइट से। सिर्फ पाकिस्तान में इंटरनेशनल की सेल अलग है, अदर बिजनेस की सेल अलग है। ठीक है, और वो भी कस्टमर की नीड को पूरा नहीं कर सकते, उनके पास भी प्रोडक्ट इन्वेंट्री ख़त्म हो जाती है, सोल्ड आउट हो जाती हैं चीज़ें। मैंने कुछ दिन पहले अपने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट लगाई थी, वो थी ये। हमारा जो डी लॉजिक्स के नाम से ब्रांड बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, या जो ऑपरेशन कर रहे हैं, ये सारी सर्विसेज के हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास क्लाइंट्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग, शॉपिफाई, एडवर्टाइजमेंट, वो सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल बैनर बनाया है, इसको मैंने अपने ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लगाया। मुझे तकरीबन 8 के 9 अच्छे क्लाइंट्स ने रब्ता किया सिर्फ इस एक बैनर से, इस एक एडवर्टाइजमेंट से। ठीक है, हाँ, फायदा मैं ये भी कह सकता हूँ कि यार मैंने अपने चैनल्स को थोड़ा बिल्ड किया हुआ है, ऑडियंस है थोड़ी, फेसबुक पेज के ऊपर है, लिंक्डइन मेरा अच्छा चलता है, मेरे पास अच्छी ऑडियंस है, अच्छे कनेक्शन है लिंक्डइन के ऊपर। तो वहाँ से मुझे सिर्फ एक बैनर पोस्ट किया और वहाँ से 8 क्लाइंट्स मिल गए, जिनके साथ पाइपलाइन में मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं, 2-3 ने पैसे भिजवा दिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें ऑन ऑफ चलती हैं। तो अपने आप को, आप अपने ब्रांड को ही आप सर्विसेज में भी इंट्रोड्यूस करो। और सर्विसेज के लिए सबसे जो अच्छा प्लेटफॉर्म है वो है आपका लिंक्डइन। 8 क्लाइंट बजट, यार बजट मेरा बजट थोड़ा सा अच्छा होता है, मैं थोड़ा सा महंगा हूँ। मैं डायरेक्ट बजट कुछ फिक्स चार्जेस नहीं लेता, मैं सेल परसेंटेज लेता हूँ। और मेरी कैलकुलेशन जो होती है ना क्लाइंट को, मैं इतने क्लाइंट एक्सेप्ट नहीं कर चुका जितने मैं रिजेक्ट कर चुका हूँ। ठीक है, और उसका रीज़न ये होता है कि यार मुझे अगर अच्छा पैसा बन रहा है तो मैं अपना टाइम लगाऊंगा उसके ऊपर, अगर अच्छा पैसा नहीं बन रहा तो मैं उसके ऊपर टाइम नहीं लगाऊंगा। अब मैं न्यू स्टार्टअप के को अपना क्लाइंट नहीं बनाता, मैं स्टेब्लिश्ड ब्रांड्स जो हैं ऑलरेडी, जो अच्छा चल रहे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिनकी 4 से 5 करोड़ की मंथली सेल है पिछले कुछ टाइम में, 2-3 महीनों में। सबसे पहले मेरी अपनी जो वर्किंग होती है वो आपको बता देता हूँ कि किसी ने अप्रोच किया, तो उसके साथ एक जूम की मीटिंग है, उसको स्क्रीन शेयर करो आप अपनी, और अपना शॉपिफाई खोलो और अपना फेसबुक खोलो। पिछले पूरे महीने में, लास्ट 30 डेज में क्या सेल थी, पिछले पूरे 6 महीने में आपकी क्या सेल थी, फेसबुक के ऊपर आपकी मंथली एडवर्टाइजमेंट कितनी है, आपका मार्केटिंग स्पेंड क्या, आपका एवरेज बास्केट साइज क्या है, फिर आपकी टोटल इन्वेंट्री इस टाइम ऑन हैंड कितनी है, इन्वेंट्री का प्लान क्या है, मुझे पूरा इन्वेंट्री का अपना प्लान शेयर करो। ठीक है, अब मेरी कैलकुलेशन सिर्फ ये है कि अगर मैं इसके साथ वर्किंग करता हूँ और मैं 2% अपना कमीशन चार्ज करता हूँ, तो कि क्या वो 2% की अमाउंट 10 से 15 लाख पर मंथ बनेगी या नहीं बनेगी। अगर वो नहीं बनती क्योंकि उसकी इतनी सेल नहीं है, या उसके पास इतनी इन्वेंट्री नहीं है, या उस कस्टमर का इतना पोटेंशियल नहीं है, तो एटलीस्ट मेरे 2% या 2.5% से 1 मिलियन पर मंथ तक मेरा कमीशन बन जाए, फिर मैं उस क्लाइंट को कह देता हूँ कि भाई अल्लाह हाफिज, टाटा, सी यू, गुड नाइट। सर आप आते ही क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं? जैसे कि आप एक रनिंग ब्रांड में आके आप आते ही
अपना कैंपेन्स के लिए, मार्केटिंग के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी दिमाग में लेके आते अच्छा, एक चलते हुए ब्रांड के लिए जो मेरी सबसे पहली स्ट्रेटेजी है वो ये, लेट्स सपोज कि उसके पास 40 मिलियन की सेल है, पिछले 30 डेज में वो 4 करोड़ की सेल कर रहा है। मुझे हायर करने का या मुझे अपने बिजनेस में ऐड करने का या मुझे एज अ कंसल्टेंट देने का सबसे पहले मेरा सवाल होता है मैं उसको क्या फायदा दे सकता हूँ। क्या नेक्स्ट 30 डेज की सेल उसकी मैं 60 मिलियन तक लेके जा सकता हूँ? नहीं लेके जा सकता। मुझे एडिशनल 20 मिलियन ऐड करना है, तो क्या वो मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? नंबर वन क्वेश्चन मेरे लिए, अपने लिए सवाल ये होता है। इसका सवाल का जवाब मेरे पास जो होता है या मुझे जो वर्किंग करनी होती है वो उसके पिछले 3 से 4 महीने के मुझे ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं कि यार क्या इस महीने इसका चक्कर लग गया 40 मिलियन की आगे, उससे पहले तो 1 मिलियन 2 मिलियन की सेल थी। नंबर वन ये कि नहीं, वो एक कॉन्स्टेंटली एक ग्रोथ की तरफ जा रहा है और अब उसको वो एक जगह पे आके स्टक हो गया, अब उसको थोड़ा सा पुश करना है और एक्स्ट्रा सेल वहां से आ जाएगी। उसके लिए क्या उसके पास एम्पल इन्वेंट्री अवेलेबल है? ठीक है, अभी 40 मिलियन की जिसकी लास्ट मंथ सेल थी उसके पास 175 मिलियन की इन्वेंट्री पड़ी हुई थी। ठीक है, 17 करोड़ की, 17.5 करोड़ की इन्वेंट्री उसके पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी। ठीक है, हाँ ये अच्छा नंबर है। दूसरा, इन्वेंट्री के ऊपर इन्वेंट्री की इंडक्शन कितनी हो, क्या ये पूरे का पूरा माल 2 साल पुराना है कि पिछले साल का है? होता है 175 मिलियन के में 3 साल पुराना समर और विंटर का माल भी है, 2 साल पुराना भी है, पिछले साल का भी है, और इस साल का जो लास्ट विंटर गुजरा वो भी था, और इस साल की जो समर है जो न्यू समर लॉन्च हुआ उसकी इंडक्शन भी थी। शेल्फ लाइफ क्या है, लास्ट 30 डेज में कितने न्यू डिजाइन लॉन्च हुए? ठीक है, अभी मैंने एक क्लाइंट लॉक किया। यार वैसे हम इसको रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं? फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ पहले।